Hello everyone, welcome to Cappy Novel World. अध्याय 111 सभी ज़ॉम्बियों के नष्ट हो जाने के बाद माहौल शांत हो गया था। जो पुरुष और महिलाएं कभी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए जोश से भरे हुए थे, अब उन्हें अपने सामने आने वाली चुनौतियों का एहसास हो गया था। अगर उन्हें अगली मुठभेड़ में जीवित रहना था, तो उन्हें कड़ाके की ठंड में भी और भी कठिन और तेज प्रशिक्षण करना होगा। वे जानते थे, उनके कमांडर भी जानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसे असल में कैसे अंजाम दिया जाए। जब सभी लोग ब्रीफिंग के लिए मनोरंजन कक्ष में दाखिल हुए तो मैं चुप रहा। मैं अपने चारों साथियों के बीच आराम से बैठा था। वान चाओ आगे, लियू वेई मेरे पीछे, और लियू यूजेग और चेन जी हान मेरे बाएं और दाएं थे। मुझे नहीं पता कि वान चाओ ने मेरी बेचैनी भांप ली और लड़कों को बता दिया या वे सचमुच मुझे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। साथ ही उनकी लंबाई को देखते हुए उन्होंने मुझे घूरने से भी बचा लिया था। आपको हमें कुछ जवाब देने होंगे, रियर एडमिरल झो गैंगजिया ने कहा, जब अंतिम बचे हुए सैनिक अंदर दाखिल हुए। मुझे याद नहीं कि मुझे आपको कोई जवाब देना है, वांग चाओ ने खाली कुर्सी ढूंढते हुए असहमति जताई। मुझे उस कुर्सी तक ले जाते हुए उन्होंने मुझे धीरे से नीचे बिठाया जब तक कि मैं आराम से बैठ नहीं गया। फिर बाकी लोग मेरे चारों ओर अर्धवृत्त बनाकर बैठ गए। तुम नहीं, झो गैंगजिया ने वांग चाओ और लियू वेई से बात करते हुए अपनी आवाज़ को नरम करते हुए सहमति जताई। उसने मेरी ओर उंगली करते हुए कहा। मैंने अपनी गर्दन को चटकाकर कुछ राहत महसूस की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आहत थी और इसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकती थी। मुझे नींद और लोगों के आरोप लगाने से पहले खुद को संभालने का मौका चाहिए था। मुझे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना था, और जैसे ही मैंने अपने अंदर अंधेरा उमड़ते हुए महसूस किया, मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा बेकाबू हो चुकी थी। उन सबको मार डालो, ये बात मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गर्दन फैलाती रही, उस आवाज़ की कही हुई बात को अनसुना कर दिया। मैं अपने इस अंधकार में पक्ष को अपनाने के लिए बहुत उत्सुक थी। मैं इतनी भोली नहीं थी कि लोगों को जान से मारने जैसी बात मेरे दिल को दहला दे, लेकिन मैं इसे अपनी शर्तों पर ही करूंगी। इन्हें मार डालो और बात खत्म करो। फुफकार फिर सुनाई दी, इस बार और भी जोरदार और आदेशात्मक लहजे में। अरे चुप रहो, मैंने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। खुद से बात करने में मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई। मेरी बात पर सन्नाटा छा गया और मैं मुस्कुराया। ली दाई लू वन, आंतरिक आवाज शून्य। मैं इसमें माहिर हो रहा था। उस पर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, वांग चाओ ने मुझे वास्तविकता में वापस लाते हुए कहा। अगर वह न होती तो जनरल यांग बो वेन अभी भी जीवित होते और ज़ॉम्बी यहाँ नहीं आते, रियर एडमिरल ने जवाब दिया। मैं ये बातचीत अकेले में सह लेती। रुके, ये सच नहीं था। मैं इसे अकेले में बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसका मेरे अपने आदमियों और अनजान लोगों के सामने मुझ पर चिल्लाना और चीखना, ये सचमुच असहनीय था। अगर मैं न होता, तो अभी आप पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से घिरे होते, मैंने कहा। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ यहाँ लाने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। यह एक बड़ा शहर था, और इसी वजह से यहाँ इतनी बड़ी आबादी से निपटने के लिए कई टीकाकरण केंद्र बने होते। उन्होंने खुद ही ज़ॉम्बीज़ पैदा किए थे। जब तक आपसे बोलने के लिए न कहा जाए, आप नहीं बोलेंगे, झो गैंगजिया ने मेरी ओर आंखें सिकुड़ते हुए कहा। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता। ये तो कुछ उल्टा ही लगता है, मैंने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कहा और उस बड़ी सी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर अपने पैरों को सामने की ओर मोड़ लिया। आपको रियर एडमिरल के आदेशों का पालन करना होगा, झाओ जियाली ने उस व्यक्ति के बगल में आकर खड़े होते हुए कहा। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं सैन्यकर्मी नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी की आज्ञा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी की भी आज्ञा मानने में पूरी तरह असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया इसके लिए मेरी क्षमा स्वीकार करें। मुझे लगता है तुम मेरी बात अच्छे से मानोगी, छोटी बच्ची, मेरे दिमाग में एक धीमी सी गुर्राहट सुनाई दी। फुफकार जैसी आवाज़ के विपरीत, इस आवाज़ ने मुझे आंखें बंद करने और इसके रेशमी वादों पर सहने पर मजबूर कर दिया। मैंने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, तुम ईमानदारी से नहीं खेलते, और आप मुझसे ऐसा करवाना भी नहीं चाहते, वांग चाओ ने सहमति जताते हुए कहा और फिर अपना ध्यान वापस रियर एडमिरल और उस व्यक्ति की ओर मोड़ दिया जिसकी वह अपने करियर के अधिकांश समय से प्रशंसा करता आ रहा था। ये सब किस बारे में है? उसने सीधे सीधे पूछा। अब वह घुमा फिराकर बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। मेरी थकान को देखते हुए मैं शुक्रगुजार था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। उसने देश की सेना के एक जनरल को बिना मदद किए मरने दिया, रियर एडमिरल ने गुस्से से कहा, स्पष्ट रूप से जनरल फकफेस की मौत की बात को पचा नहीं पा रहे थे।
क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात थी? वह आदमी किसी न किसी तरह मरना ही था। बस उसे उम्मीद से पहले ही अपनी पीड़ा से मुक्ति मिल गई। खैर, ये झूठ है, मुझे इसकी उम्मीद थी। सर, लियू वेई ने अपने चश्मे को नाक पर थोड़ा ऊपर करते हुए कहा। क्या आप पिछले 1.5 महीने में सचमुच इस अड्डे से बाहर गए थे? उसने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। झो गैंगजिया ने कुछ नहीं कहा। हम सभी जानते थे कि 1 नवंबर को ईएमपी विस्फोट होने के बाद से बेस लगभग पूरी तरह से बंद था और राजधानी से आदेश मिलने तक किसी का भी आना जाना प्रतिबंधित था। नहीं, लियू वेई ने पुष्टि की। तो आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इन दीवारों के बाहर असल में क्या हो रहा है, और फिर भी आपको ली दायलू पर किस बात का आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है? बिना बताए अनुपस्थित रहने का 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है और कीमत बहुत अच्छी है। आसपास के कई सैनिक बातचीत से असहज होने लगे, जिससे सरसराहट की आवाज आई। मुझे पूरा यकीन था कि वे मुझसे ज्यादा थके हुए थे और बस सोना चाहते थे। सभी को छुट्टी दी जाती है, वान चाओ ने मेरे मन की बात समझकर कहा। कमरे में मौजूद पुरुष और महिलाएं मेरी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़े। रियर एडमिरल के कुछ कहने से पहले ही वे लगभग दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। तुम्हें मेरे सैनिकों को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है, झो गैंगजिया ने वान चाओ को घूरते हुए गुस्से से कहा। क्या हो रहा है, रियर एडमिरल? वान चाओ ने मेरे बगल में खाली हुई एक सीट पर बैठते हुए पूछा और उस आदमी की ओर देखा। आप भी उस जनरल से उतनी ही नफरत करते थे जितनी हम सब करते थे, और आपने देखा ही नहीं कि क्या हुआ। उन ज़ॉम्बीज़ ने उस दिन आसानी से 200 से ज्यादा लोगों को मार डाला, और उनमें से सभी खाने के लिए नहीं थे। रियर एडमिरल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक गहरी सांस ली। बात वो नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में पहले वाले समझदार व्यक्ति की झलक साफ सुनाई दे रही थी। बात तो सब कुछ है। मैंने सहमति में हल्की सी आह भरी। मुझे याद आया जब मैं पहली बार इस दुनिया में आई थी और मैं कितनी अभिभूत थी। मैं हर दिन खुद से पूछती थी कि क्या आज ही मेरी मृत्यु का दिन होगा। परिवर्तन आसान नहीं था, खासकर मनुष्यों के लिए। सबसे पहले पहली समस्या से शुरू करते हैं और आइए इसका समाधान निकालते हैं, लियू वेई ने कहा, और वह, लियू यूजेग और चेन ज़ीहान अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हम उन्हें कैसे हराएंगे? झो गैंगजिया ने मुझसे और उन आदमियों की ओर देखते हुए पूछा। मैंने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया का सबसे आसान काम हो। तुम ट्रेनिंग करो। और एक तरह से देखा जाए तो यह आसान था भी। रियर एडमिरल ने बस अपनी आंखें घुमाई और वान चाओ की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बेहतर जवाब दे। तुम्हें अभ्यास करना होगा, उस प्यारे आदमी ने मेरी बात से सहमति जताते हुए मेरे पहले के कथन को दोहराया। तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरह के शक्ति उपयोग करता हो और फिर तुम अभ्यास करोगे। हमारे पास हथियार हैं, झो गैंगजिया ने कहा, जो उत्परिवर्ती शक्तियों के बारे में जानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। हमारे पास तकनीक है। उस कथन पर मुझे जोर से हंसी आ गई। मुझे याद आया कि मैंने अपने पहले जीवन में एक प्रकृति वृत्तचित्र देखा था जिसमें एक वैज्ञानिक एक तेंदुए जैसी सील से हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में बता रहा था, और यह भी कि वह उससे कितना भयभीत हो गया था। मैंने वैज्ञानिक के निष्कर्ष को दोहराते हुए कहा, प्रौद्योगिकी के बिना मनुष्य तो बस उसका भोजन है। अच्छा हुआ कि हमारे पास अभी भी तकनीक है, झो गैंगजिया ने झल्लाकर कहा। मैं पीछे हटकर सब कुछ पुरुषों पर छोड़ने ही वाला था, लेकिन मुझे एक आखिरी बात कहनी थी। क्या हमारे पास सच में कोई तकनीक है? कहाँ? क्योंकि हम तो बस दिन गिन रहे हैं कि कब हमारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। हमारी बिजली तो पहले ही जा चुकी है, जिससे लगभग सब कुछ चलता था। तो मुझे बताए, हमारे पास अभी भी कौन सी तकनीक बची है? मैंने अपने कमरे से एक कंबल निकालकर खुद को लपेटते हुए पूछा। अपनी सूझबूझ और चीजें बनाने की क्षमता के दम पर मनुष्य खुद को खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर मानने लगा था, लेकिन असलियत में चींटियों के पास हमसे कहीं ज्यादा प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अध्याय 112। मेरे पिछले जन्म में यह बात सुनाई गई थी कि मनुष्य वास्तव में लाखों साल पहले इस ग्रह पर आकर बसे एलियन थे, और जितना मैंने इस बारे में सोचा उतना ही यह बात मुझे सही लगने लगी। सचमुच, इस ग्रह पर कीड़ों से लेकर जानवरों और अधिकांश पौधों तक हर चीज के पास शिकारियों से बचाव का कोई न कोई तरीका था। सिवाय मनुष्यों के, हमने अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसे घर बनाए जो ठंड में हमें गर्म रखते थे और गर्मी में ठंडा करते थे। हमारे पास अपने शरीर के तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने की कोई प्राकृतिक क्षमता नहीं थी। एक बिल्ली सर्दियों में बाहर जा सकती थी और कुछ हद तक गर्म रह सकती थी, फिर वापस अंदर आ सकती थी और गर्मी से नहीं मरती थी।
लेकिन दांतों और पंजों के बजाय मनुष्य रक्षा के लिए तलवारों, बंदूकों और चाकुओं पर निर्भर थे। लेकिन ये हमारे जन्मजात गुण नहीं थे। हम इनके साथ पैदा नहीं हुए थे। वास्तव में अधिकांश आबादी को आत्मरक्षा के किसी भी तरीके का उपयोग करना भी नहीं आता था। हम सचमुच यहाँ बैठे थे, मरने के लिए तैयार। हमारी तकनीक के बिना हम तो बस भोजन हैं। मैंने रियर एडमिरल झो गैंगजिया की ओर देखते हुए धीरे से दोहराया। लेकिन हमारी शक्तियों के साथ शायद हमें मौका मिल सकता है। मेरा मतलब है, पिछले जन्म में तो नहीं मिला था, लेकिन तब हमारे पास इतने लोग और शक्तियां भी नहीं थी कि हम एक ही झटके में ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर सकें। मुझे पल भर के लिए उम्मीद की एक किरण जगी कि शायद इस बार हम आने वाले सबसे बुरे हालातों से बच सकें। लेकिन फिर हम सिर्फ 5 लोग थे। क्या हम सच में इतना बड़ा बदलाव ला सकते थे? समय ही बताएगा, मुझे लगता है। तो क्या यही शक्तियां हमारा एकमात्र विकल्प हैं? झो गैंगजिया ने हार के भाव से भरी आवाज में पूछा। मैंने पलटकर पूछा, क्या आपको गोलियां बनाना आता है? क्या आपके पास इसके लिए आवश्यक सामग्री और क्षमता है? रियर एडमिरल ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, उन्होंने स्वीकार किया। मैंने सिर हिलाया। मेरा इरादा किसी को चिढ़ाने का नहीं था, बल्कि अपनी बात पर जोर देने का था। जब हमारे पास कारखाने थे जो कच्चे माल से हमारी ज़रूरत की हर चीज़ बनाते थे, तब हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब जब हमारे पास वो कारखाने नहीं हैं, तो हमारे पास सिर्फ कच्चा माल ही बचा है, और कुछ नहीं। और फिर भी उस कच्चे माल को पाना आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आप क्या सुझाव देते हैं? झो गैंगजिया ने वान चाओ की ओर ऐसे देखते हुए पूछा जैसे उसके पास सभी सवालों के जवाब हों। मुझे लगता है कि आपको सामान लाने के लिए लोगों को भेजना चाहिए, उस आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए स्वीकार किया। हमें जीवित रखने के लिए सामान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी। रियर एडमिरल ने सिर हिलाया। मैं उन्हें वसंत ऋतु में भेज दूंगा, उन्होंने बिना ज़्यादा सोचे समझे सहमति जताई। मुझे उनकी इस प्रतिक्रिया पर हंसी आ गई। तुमने कभी भूखे तो नहीं रहे? मैंने बिना जवाब की उम्मीद किए पूछा। उन्होंने मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि हम सभी को जवाब पता था। उन्हें ये समझ नहीं आया कि बर्फबारी की वजह से महीनों तक ज़रूरी सामान की तलाश टाली नहीं जा सकती। सच कहूँ तो मैंने पूरे साल का प्लान इस तरह बनाया था कि मुझे बर्फ में बाहर न जाना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं बर्फ में बाहर नहीं जाऊंगा। कल कुछ समूहों को भेज दो, वान चाओ ने खड़े होते हुए सुझाव दिया। स्पष्ट रूप से बातचीत समाप्त हो चुकी थी। बाकी लोग ये पता लगाने की कोशिश शुरू कर सकते हैं कि वे किस प्रकार के उपयोगकर्ता हैं। मेरा हाथ पकड़ने के लिए झुकते हुए मैंने झट से उसका हाथ थाम लिया और अपना कंबल वापस अपनी जगह पर रख दिया। मनोरंजन कक्ष से निकलते हुए लियू वेई ने कहा, आज का दिन लंबा था, हम अपने कमरे में वापस जा रहे हैं। मुझे 10 सीढ़ियां चढ़ने का मन नहीं था, लेकिन अगर इसका मतलब थोड़ी देर बिस्तर पर लेटना था, तो मैं ये सहने को तैयार थी। हम सब तब तक चुप रहे जब तक हम उस अपार्टमेंट में नहीं पहुंच गए जहां हम सब रहते थे। चेन जी हान के पीछे दरवाजा बंद होते ही वान चाओ ने पूछा, एलियंस? एलियंस के बारे में ये सब क्या है? लियू यूजेग ने उलझन में पूछा। वे आने वाले तो नहीं हैं ना? उसने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट के साथ आगे कहा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। नहीं, जहां तक मुझे पता है कोई एलियन नहीं आने वाले, मैंने सोफे पर बैठते हुए उसे आश्वस्त किया। मैंने अपने कमरे में खराब टेलीविजन को हटाकर उसकी जगह दूसरा टेलीविजन लगा दिया और उसे चलाने के लिए एक पोर्टेबल जनरेटर भी रख दिया। सोने से पहले मुझे फिल्म देखने का मन कर रहा था। डीवीडी प्लेयर निकालते हुए मैंने देखा कि चेन जी हान सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। यह एक विचार था। मेरे पहले जीवन में ऐसे लोग थे जो मानते थे कि मनुष्य हमारे ग्रह के मूल निवासी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास शिकारियों से बचाव के लिए कोई प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र नहीं है। मैंने वान चाओ द्वारा शुरू की गई बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे लगता है ये बात समझ में आती है, लियू यूजेग ने सहमति जताते हुए कहा और मेरे बगल में बैठ गया और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और बस उसके दिल की धड़कन सुनती रही। मेरा मतलब है, हमने जो बनाया है उसके अलावा हमारे पास खुद को बचाने का कोई और तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मेरे बड़े भाई ने सहमति में गुनगुनाते हुए मेरे पैर उठाए और उन्हें अपनी गोद में रखकर आराम से बैठ गए। वान चाओ ने हमारे बगल में रखी एक बड़ी कुर्सी पर बैठना चुना। कौन सी फिल्म? चेन जी हान ने पूछा और हमारे लिए चुनने के लिए 9 फिल्मों का एक चयन कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। मुझे परवाह नहीं,
मैंने बुदबुदाते हुए कहा। वास्तव में मैं वहां से हिलने को तैयार नहीं था। ये वाली, वांग चाओ ने कहा और बेतरतीब ढंग से एक एक्शन फिल्म चुन ली। हम सब आराम से बैठ गए और ज़ॉम्बी, एलियंस या ऐसी किसी भी चीज की परवाह किए बिना सुकून से बैठ गए। अगले दिन की शुरुआत तो आंखें खुलने से पहले ही आतिशबाजी से हो गई। जाहिर है, मैं लियू यूज़ेक की गोद में सो गई थी और मुझे जगाने के बजाय उसने बस हमारी स्थिति बदल दी ताकि हम दोनों सोफे पर लंबाई में सो रहे हों। उसकी बाहें अब भी मेरे चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। जैसे जैसे हमारे दरवाजे पर दस्तक तेज होती गई और पूरा फ्रेम हिलने लगा, मैं कराह उठा। वांग चाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई। वह आवाज किसी ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों की रगड़ जैसी थी और मैंने जितना हो सके लियू यूज़ेक से लिपट जाने की कोशिश की। उसके मुंह खोलने से पहले ही मुझे उसकी हंसी सुनाई नहीं दी, बल्कि मैंने उसे हल्के से हंसते हुए महसूस किया। वांग चाओ, ये तुम्हारे लिए है, उसने ऐसे चिल्लाकर कहा मानो वांग चाओ को ये शोर सुनाई ही न दे। उसने मुझे अपनी बाहों में इस तरह समेटा कि मैं उसके और सोफे के पीछे वाले हिस्से के बीच आराम से आ गई, और फिर कंबल को इतना ऊपर उठाया कि सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। सो जाओ मेरी प्यारी, उसने माथे पर धीरे से चुंबन करते हुए कहा। अभी उठने का कोई फायदा नहीं है। मुझे नींद बहुत सता रही थी। मेरी भारी पलकें हर सांस के साथ बंद होती जा रही थीं, लेकिन दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। मैंने दरवाजा खुलते सुना और बेहद गुस्से में भरे लियू वे सिर्फ ग्रे रंग की ट्रैक पैंट पहने अपने कमरे से बाहर निकले। अपने बालों में हाथ फेरते हुए और चश्मा ठीक करते हुए उन्होंने धीरे से शोर के बारे में बड़बड़ाया। बाहर में जाओ, मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा जब वह दरवाजा खोलने ही वाला था। जाओ अपने कमरे में और कमीज पहन लो, नौजवान, मैंने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सोफे से उठकर उस पर चिल्लाऊं या फिर इससे मेरी बात समझ में आ जाएगी और मुझे हिलना भी नहीं पड़ेगा। मैंने उसे सोफे के पीछे से सिर निकालकर मेरी तरफ देखते हुए हल्के से हंसते हुए सुना। जलन हो रही है? उसने पूछा। मैंने बड़ी बेअदबी से नाक सिकुड़ी। मुझे जलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेगी तो मर ही जाएगी। जब तक कि तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति न हो कि मैं एंटरटेनमेंट रूम में सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा और पैंट पहनकर घूमूं, मैंने जवाब दिया। सच कहूं तो मुझे झाओ जियाली से जलन नहीं थी और न ही कोई वजह थी। हालांकि हमने कभी बैठकर इस बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो मेरे थे और मैं उनकी थी, और हम सभी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम में से हर एक ने समूह में एक ऐसा हिस्सा जोड़ने में कामयाबी हासिल की जिसकी हम सभी को सख्त जरूरत थी, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही थी, लेकिन मैं किसी को अपनी चीज पर ललचाने नहीं देती। समझ गई जान, लियू वेई ने झुककर मेरे माथे पर चुंबन करते हुए कहा। फिर सीधा होकर वह अपने कमरे में गया और हुडी पहनकर बाहर आया। अब ठीक है? उसने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी और उसे यह पता लगाने के लिए जाने दिया कि हॉपी क्या चाहती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजा खोलते हुए लियू वेई ने अपने सामने खड़ी दोनों महिलाओं को घूर कर देखा। तुम क्या चाहती हो? उसने ली दाई लू के लिए इस्तेमाल किए गए अपने लहजे से बिल्कुल अलग लहजे में गुर्राते हुए कहा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, हुआंग शियुयान ने बेहद गुस्से में दिख रहे झाओ जियाली के पीछे खड़े होकर कहा। क्रोधित महिला ने लियू वेई को धक्का देकर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुम्हें समय पता है? लियू वेई ने टस से मस नहीं होने का फैसला किया। नहीं, उसने कहा, और मुझे इसकी परवाह भी नहीं है। अध्याय 113। लियू वेई को झाओ जियाली की सुबह सुबह की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ऐसा तो नहीं था कि उसे अपने भाई जितनी अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था। उसकी लगातार खटखटाहट से जागने पर उसे सिरदर्द हो गया था। आप लोगों को 1 घंटे पहले नीचे आकर अपना काम करना था, झाओ जियाली ने वांग चाओ को ढूंढते हुए कहा। लियू वेई ने सामने खड़ी महिला की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। कार्य सौंपना? वह समझ गया था कि वह किस बारे में बात कर रही है। सेना में रहते हुए उसने कई तरह के कार्य सौंपे थे, लेकिन अब वे नागरिक थे, तो भला ये कैसे कैसे कार्य थे? हाँ, उसने सिर हिलाया, मानो किसी कप्तान को इस कारण से किसी सेवानिवृत्त मेजर या जनरल को आदेश देने की क्षमता प्राप्त हो। तुम्हें और वांग चाओ को प्रशिक्षण केंद्र में मेरे समूह में शामिल होना है ताकि हम अपनी शक्तियों को समझने में मदद कर सकें। लियू वेई ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई दूसरी भाषा बोल रही हो। माफ कीजिए, क्या हुआ? उसने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ी महिला का दिमाग थोड़ा खराब है। तुम और वांग चाओ मुझे
मेरी टीम को और यहाँ मौजूद बाकी लोगों को सिखाओगे कि हम अपनी किसी भी महाशक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? झाओ जियाली ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। और मेरी टीम के बाकी सदस्य? लियू वेई ने अपनी बाहें मोड़ते हुए और दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाते हुए पूछा। उनका क्या? उसने हैरानी से पूछा कि वह बेमतलब के लोगों का जिक्र क्यों कर रहा है। मुझे यकीन है कि रियर एडमिरल के पास उनके लिए कुछ योजनाएं होंगी, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मानो यह कोई महत्वपूर्ण मामला न हो। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने हुआंग शियुयान की ओर देखा, जो चुपचाप अपने कप्तान के पीछे खड़ी थी। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? उसने पूछा और उसे अपनी तीखी निगाहों का पूरा एहसास कराया। नियम 24F के अनुसार इसकी विशिष्ट प्रकृति के कारण गैर सैन्यकर्मी सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकते। इसलिए ली दाइलू, लियू यूजेग और चेन जी हान को तब तक स्वयं बाहर जाकर सामग्री एकत्र करनी होगी जब तक कि सभी सैन्य प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता। हुआंग शियुयान ने लियू वेई की निगाहों के सामने सावधान मुद्रा में आते हुए कहा। उसने हल्की सी हंसी हंसी और तुरंत दोनों महिलाओं के मुंह पर दरवाजा पटक दिया। हो सकता है कि वह हुआंग शियुयान से उतनी नफरत न करता हो जितनी झाओ जियाली से, लेकिन दोनों में से कोई भी ली दाइलू नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचती हैं। 2 सेकंड के अंतराल के बाद फिर से जोर जोर से दस्तक शुरू हो गई। बेपरवाह होकर लियू वेई वापस सोफे की ओर गया, जहां ली दाइलू अपने छोटे भाई के ऊपर सो गया था। लगातार दस्तक से ली दाइलू के हिलने पर उसने ताना मारते हुए कहा, आरामदायक है। भाई, ईर्ष्या तुम पर अच्छी नहीं लगती। लियू यूजेग मुस्कुराया, उसने अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे रखा और दूसरा हाथ ली दाइलू के चारों ओर अधिकारपूर्वक लपेट लिया, ताकि वह उससे लुढ़ककर फर्श पर न गिर जाए। लियू वेई ने बस मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वह चाहता था कि वह वही हो जिसे वह गद्दे की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसका समय भी आएगा। यह कोई दौड़ नहीं थी जिसमें पहला आने वाला अपने आप जीत जाता, यह एक मैराथन थी और एकमात्र विजेता उसकी रानी ही होगी। ये कैसी आवाज़ है? वांग चाओ अपने कमरे से बाहर आते हुए चिल्लाया। उसकी ग्रे रंग की ट्रैक पैंट नीचे खिसकी हुई थी, जिससे उसके 6 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी साफ दिख रही थी। बदकिस्मती से, जिसे वह इम्प्रेस करना चाहता था, वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। और वो जानता था कि उसे जगाने का उल्टा असर होगा। तुम्हारी प्रेमिका? लियू वेई ने मुस्कुराते हुए ली दाइलू के चेहरे से बालों की एक लट हटाई। मजेदार बात है, मुझे पूरा यकीन है कि वह इस समय सो रही है, इसलिए वह दरवाजे पर इतनी जोर से नहीं दस्तक दे रही है कि मुर्दे को भी जगह दे। वांग चाओ ने भाव और आवाज में एकरसता और पुनर्तः अप्रभावितता दिखाते हुए कहा। लियू यूजेग धीरे से मुस्कुराया। वह अपने ऊपर सो रही सुंदरी को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या कोई मजाक है? वांग चाओ ने ली दाइलू से लियू यूजेग की ओर मुड़ते हुए पूछा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृत वास्तव में जाग उठे हैं। मुझे लगता है कि आपको एक नए भाव की आवश्यकता है, लियू यूजेग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, वांग चाओ ने भावहीनता से कहा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गया। अगर तुम हमारे छोटे से समूह में रहना चाहती हो, तो मेरा सुझाव है कि तुम कमीज पहन लो, लियू वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। ली दाइलू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और उसकी निजी चीजें देखे। उसने तुम्हें ये बताया? वांग चाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। सीधे शब्दों में तो नहीं, बल्कि मुझे यह आदेश दिया गया था कि अगर मुझे दरवाजा खोलना है तो जाकर एक कमीज पहन लूं। लियू वेई ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के भाव को याद किया, जो आंशिक रूप से नाराज और आंशिक रूप से नींद से भरा हुआ था। वांग चाओ बिना कुछ कहे मुड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। कुछ मिनट बाद वह पूरी तरह तैयार होकर बैठक कक्ष में लौटा। लियू बंधुओं को ली दाइलू के साथ देखकर वह ये देखने के लिए दरवाजे पर गया कि कौन है। कम से कम उसे इतना तो पता था कि बंधुआ अपनी रानी को किसी भी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से बचाएंगे जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। दरवाजा खोलते ही घुसपैठिए का हाथ दरवाजे की बजाय उसे लगने से पहले ही वह झट से रास्ते से हट गया। वांग चाओ, झाओ जियाली ने हौंफते हुए अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। तुम्हें पता नहीं था कि यह मैं हूँ। यह मेरा कमरा है, और कौन हो सकता है? वांग चाओ ने उसे पागल समझकर घूरते हुए कहा। मुझे पता है कि यह आपका कमरा है, वह शर्माते हुए हकलाते हुए बोली। लेकिन पहली बार दरवाजा लियू वेई ने खोला था, इसलिए मैंने यही अनुमान लगाया कि वह आपके साथ कमरा साझा कर रहा है। लियू वेई ने दरवाजा खोला। वांग चाओ ने पीछे मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा,
लियू वेई ने सिर हिलाया लेकिन सोते हुए ली दाएलू को घूरता रहा। और फिर भी, जब उसने तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, तब भी तुम दस्तक देती रही। वान चाओ असमंजस में थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने अपना संदेश दे दिया था, तब भी वह दस्तक क्यों देती रही। अच्छा, झोल जियाली ने बहाना ढूंढते हुए कहा। मैंने उसे बताया था कि तुम्हें और उसे 1 घंटे पहले एक असाइनमेंट के लिए रिपोर्ट करना था, उसने अपना तरीका बदलते हुए कहना शुरू किया। क्या कार्यभार, आज आपको अलग अलग टीमों को उनकी महाशक्तियों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने का तरीका सिखाना है, आत्मविश्वास से भरा जवाब आया। ये रियर एडमिरल का आदेश था, उसने आगे कहा, मानो इससे दुनिया में सब कुछ बदल जाता हो। वान चाओ ने सिर हिलाया और सामने खड़ी महिला को घूरते हुए अपनी बाहों को सीने पर बांध लिया। अगर ऐसा होता, तो लियू वेई सबको इकट्ठा कर लेता और ली दाएलू को एक घिनौने पीछा करने वाले की तरह घूरता नहीं रहता। जरूर कुछ और चल रहा है। बस मैं और वो, उसने कप्तान के पीछे खड़ी लड़की की ओर सिर झुकाते हुए पूछा। हुआन शियुयान को सिर हिलाते देख उसे समझ आने लगा कि बात किस ओर जा रही है। बाकी लड़कियों का क्या, उसने दूसरी लड़की से निगाहें हटाए बिना पूछा। उसने घबराकर अपना गला साफ किया। ली दाएलू के साथ काफी समय बिताने के बावजूद वह लड़कों के बीच उतनी सहज नहीं थी जितनी उसके साथ थी। प्रबंध के अनुसार गैर सैन्य सदस्य हमारे प्रशिक्षण को देख या उसमें शामिल नहीं हो सकते, इसलिए रियर एडमिरल ने प्रस्ताव दिया है कि वे बाहर जाकर सामग्री एकत्र करें। वान चाओ ने हैरानी से ठहाका लगाया। तो ली दाएलू, लियू यूजेग और चेनजी हान सामान इकट्ठा करने जा रहे हैं। जब हुआन शियुयान ने सिर हिलाकर सहमति दी, तो उसने आगे पूछा, उनके साथ कौन सी टीम जाने वाली है। उसने फर्श की ओर देखा, हल्की शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए। और कोई नहीं, बस वे तीनों। बाकी सब प्रशिक्षण में शामिल होने गए थे। वान चाओ ने भौहें चढ़ाकर सिर हिलाकर सहमति जताई। इंतजार न करते हुए हुआन शियुयान जल्दी से गलियारे से निकलकर प्रशिक्षण कक्ष में लौट आई, जहां सभी लोग देश के इतिहास के सबसे युवा जनरल का इंतजार कर रहे थे। वान झाओ जियाली ने बोलना शुरू किया ही था कि 15 मिनट से भी कम समय में दूसरी बार दरवाजा उसके चेहरे पर जोर से बंद हो गया। वान चाओ ने बैठक कक्ष में एकत्रित पुरुषों को देखा, जिनमें से प्रत्येक ली दाएलू के चारों ओर इस प्रकार स्थान ग्रहण कर रहा था मानो वह सूर्य हो और वे उसके गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करने में असमर्थ हों। तो वान चाओ ने पूछा, जब उसने उसके दायरे में अपनी स्थिति का पता लगा लिया। लियू वेई ने सोफे पर लटके अपने काले बालों की लत से खेलते हुए व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। वह सोफे से टेक लगाकर फर्श पर आराम से बैठा था। इस तरह, अगर झोल जियाली किसी तरह अपार्टमेंट में घुसने में कामयाब हो जाती, तो वह आसानी से उसकी पहुंच में रहता। क्या हम अब भी सेना का हिस्सा माने जाते हैं? मेरा मतलब है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सेवा रिकॉर्ड में तो यही लिखा है कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। लियू वेई ने अपनी उंगलियों से पानी की तरफ फिसलते रेशमी धागों को देखते हुए कहा। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम जनरल ह्युंग और ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन की जांच कर सके, वान चाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा। और फिर भी हमें सम्मानपूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया है, लियू वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे कौन सी सेना? उसने चुनौती भरे अंदाज में अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। वान चाओ केवल सहमति में गुर्रा सका। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 114। जाहिर है, मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि शायद आज सुबह जब पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल आई थी तब मैं फिर से सो गया था। बेचारे चेनजी हान को मुझे जगाने का काम सौंपा गया था, मानो मैं कोई जंगली जानवर हूं जो उकसाने पर हमला कर देगा। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने धीरे से मेरी पीठ सहलाए और मुझे उठकर मेरे लिए विशेष रूप से तैयार की गई कॉफी लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे साथ रानी जैसा व्यवहार किया जा रहा था और मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मुझे इसका हर पल बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि लियू यूजेग ने मुझे क्यों नहीं जगाया, जबकि मैं उस आदमी के ऊपर सो रही थी। लेकिन मैं शिकायत भी नहीं करने वाली थी। चेनजी हान के आसपास जो शांति थी, उससे मुझे उसके साथ ज्यादा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था मानो अगर मैं उसका सिर काट भी दूं, तो भी वह मुस्कुराएगा ही। किसी के बोलने से पहले ही मैं बैठ गया और लियू वेई ने मुझे एक कप कॉफी थमा दी। दरअसल, अगर मैं पूरी तरह से होश में होता, तो शायद मुझे लगता कि वे मेरे पहले कप कॉफी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ही वे अपने मन की बात कहेंगे। लेकिन वो तो बेवकूफ़ी थी, है ना? लगता है बेस पर मौजूद हर कोई नीचे ट्रेनिंग रूम में हमारा इंतजार कर रहा है, वान चाओ ने कहा, जब उसने लियू वेई को एक कप कॉफी के बदले दूसरा कप लेते हुए देखा। इस बार साथ में एक गाजर का मफिन भी था। ठीक है,
मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रहा है। लेकिन तुम, लियू यूजेग और चेन जी हान, प्रशिक्षण क्षेत्र में स्वागत योग्य नहीं हो, लियू वेई ने कहा, ये जानते हुए कि मुझे बुरी खबर को लंबे समय तक खींचे जाने से कितनी नफरत थी। लेकिन क्या ये वाकई बुरी खबर थी? तो हमें यहीं रहने की अनुमति है? मैंने पूछा, मुझे अभी तक इसमें कोई नकारात्मक पहलू नजर नहीं आ रहा था। नहीं, दुर्भाग्यवश रियर एडमिरल चाहते हैं कि आप तीनों बाहर जाकर सामान इकट्ठा करें। वांग चाओ ने मेरी ओर देखते हुए स्वीकार किया। सामान लाने के विचार से मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब तक मुझे गाड़ी नहीं चलानी है या कार में नहीं बैठना है, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन इसमें एक पेंच है, लियू वेई ने झुकते हुए और मेरे घुटनों पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने भौहें चढ़ा ली। अगर लियू वेई को मुझे इस तरह बताने की जरूरत पड़ी, तो जरूर कोई बड़ा पेंच होगा। वे बेस से किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं भेज रहे हैं। मैं हैरानी से खिलखिलाकर हंस पड़ी, खुद को रोक नहीं पाए और तब तक हंसती रही जब तक कि वे लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं पागल हो गई हूँ और उन्होंने इस आदमी को सुरक्षित क्षेत्र का मुखिया बना दिया है। मैं हंसती रही। अगर ऐसा है तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? लियू यूजेग ने मेरी प्रतिक्रिया पर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने रियर एडमिरल के तर्क में खामी बताते हुए कहा, केवल एक मूर्ख ही होगा जो भरोसेमंद लोगों को बेस के अंदर रखते हुए, जिन पर उसे भरोसा नहीं है, उन्हें सामान लाने के लिए भेजेगा। आपको शायद उसे सबक सिखाना चाहिए। वांग चाओ ने सिर हिलाकर मेरी बात समझ ली। रिश्ते सचमुच मौत से आपको बचा रही थी। किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर आपको भरोसा नहीं था, रिश्ते लाने के लिए भेजना, उन्हें मनचाही चीजें इकट्ठा करने की छूट देना था और बाद में उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में सौंपने की कोई जरूरत नहीं थी। कम से कम उन्हें मुझ पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानीकर्ता भेजना चाहिए था कि मैं ईमानदार हूँ। अब मुझे बस ये तय करना था कि मैं ये सामान अपने लिए रखूं या बांट दूं। हाँ, मुझे पता था कि तकनीकी रूप से मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि भविष्य में इनकी ज़रूरत न पड़े। आज या कल के लिए भी सामान जमा करके रखना कभी ठीक नहीं होता था। अगर आप ऐसा करते, तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाते और लगभग मौत के मुंह में ही होते। सामान हमेशा भविष्य में उपयोग के लिए रखा जाता था। खैर, मैं विषय से भटक गया। रियर एडमिरल ने चाहे जानबूझकर ऐसा किया हो या मजबूरी में, मुझे अपने 2 साथियों के साथ एक दिन की छुट्टी दे दी, जिसमें मुझे वो काम करने का मौका मिला जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। लगता है आज मेरा जन्मदिन है। क्या सच में? वांग चाओ ने अचंभित होकर पूछा। क्या है वो? मैंने उलझन में पूछा। आपका जन्मदिन? मैंने सिर हिलाया। यह अक्टूबर में हुआ था, मैंने स्वीकार किया। तभी वांग चाओ और लियू वेई झट से खड़े हो गए। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे ऐसे पूछा जैसे मैंने अभी अभी किसी का खून करने का जुर्म कबूल किया हो। मेरी आंखें फटी रह गईं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अक्टूबर में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था, मेरा जन्मदिन तो प्राथमिकता सूची में काफी नीचे था, मैंने कंधे उचकाते हुए स्वीकार किया। वैसे भी, मुझे नहीं पता कि इस शरीर का जन्मदिन कब है, इसलिए इसे मनाना अजीब लग रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ये शरीर? चेन जी हान ने पूछा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने उन्हें कभी नहीं बताया था कि यह मेरा असली शरीर नहीं है। वे जानते थे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन यह नहीं कि इससे पहले भी मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। हाँ, मैंने शर्माते हुए कहा। मैंने सर्वनाश के 3 साल बाद इस शरीर पर अधिकार कर लिया था। मुझे लगा तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, लियू यूजेग ने मुझे ऐसे घूरते हुए कहा जैसे मेरे 2 सिर उगाए हों। शायद मुझे इस छोटी सी बात पर चुप ही रहना चाहिए था। हाँ, मैंने स्वीकार किया। लेकिन यह मेरा तीसरा जीवन है, मैंने आगे कहा। शायद मैं बिल्ली की तरह हूँ और मेरे 9 जीवन होंगे। मैंने माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करते हुए मजाक किया। मेरी बात सुनकर उनमें से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। तो सामान की बात है, मैंने जल्दी से कहा, ताकि वे और ज्यादा परेशान न हों और बात बदल सकूं। मुझे नहीं पता था कि वे पुनर्जन्म को लेकर ज्यादा परेशान थे या इस बात को लेकर कि शायद मैं और 6 बार मर जाऊंगी। निश्चित रूप से तुम्हारे 6 बार और मरने का विचार, वांग चाओ ने मेरे मन की बात पढ़कर कहा। मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ भी तो मैं तुम सबको ढूंढने आऊंगा। मुझे जवाब में 4 हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। फिर लियू वेई खड़े हुए और मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। 2 कप कॉफी पी ली है, तो अब तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस होना चाहिए, उन्होंने मुझे खड़े होने में मदद करते हुए कहा। तुम लोग जाओ और सामान ले आओ।
लियू यूजेक, चेन जी हान और मैंने सिर हिलाया और अपने स्नोसूट पहनने लगे। इस बार मैंने स्नो पैंट पहनने का पक्का इरादा कर लिया था, लेकिन मुझे उन्हें ढूंढने में कुछ बार कोशिश करनी पड़ी कि मैंने उन्हें कहाँ रख दिया है। हम तीनों अच्छे से कपड़े पहनकर अपार्टमेंट से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। धत तेरे की, मैं बड़बड़ाया क्योंकि मुझे अपने सारे कपड़ों में बहुत गर्मी लगने लगी थी। बाकी सीढ़ियां उतरते हुए मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बाहर निकलने से पहले कपड़ों में ज्यादा गर्मी न लगना उतना ही जरूरी था जितना बाहर के लिए ठीक से कपड़े पहनना। जितना ज्यादा पसीना आता, बाहर निकलते ही उतनी ही ज्यादा ठंड लगती। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। वैसे अगर मुझे 13 मंजिल सीढ़ियां न उतरनी पड़ती तो मुझे ये समस्या नहीं होती। मेरे पीछे खड़े लोग बस हल्के से हंस पड़े। कैसी हो स्वीटनेस? लियू यूजेग ने मुझे अपना पाका खोलते हुए देखकर पूछा। हाँ, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ओवरहीटिंग के बारे में भूल ही गया था। लगता है काफी समय हो गया है। क्या इसका मतलब है कि सर्दी कम हो जाएगी? चेन जी हान ने पूछा। इतनी पैदल चलने और सामान ढोने के बाद भी उसे जरा भी पसीना नहीं आया था। शायद सिर्फ मैं ही हिममानव की तरह कपड़े पहने हुए था। नहीं, मैंने उपहास उड़ाते हुए कहा। अगर ठंड नहीं है तो बहुत बर्फ तो है ही। मुझे लगता है कि मैं बस ठीक से याद नहीं रख पाया। लॉबी में पहुंचते ही लड़कों ने हल्की सी आवाज निकाली और मैंने दोबारा कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उम्मीद है मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। आगे की दुनिया का सामना करने और सिटी जे का नज़ारा देखने के लिए तैयार होकर मैंने लॉबी का दरवाजा खोला और गेट की ओर चल पड़ा। बेस से बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मन में थोड़ी सी चिंता थी कि क्या मैं बाद में वापस बेस पर आ पाऊंगा। आशा है कि लड़कों ने आज खूब मस्ती की होगी और जरूरत पड़ने पर हमें वापस ला सकेंगे। आप देर से आए हैं, रियर एडमिरल झो गैंगजिया ने कहा जब वांग चाओ और लियू वेई ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के तहखाने में स्थित प्रशिक्षण हॉल के दरवाजे खोले। वांग चाओ ने अपने सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हालांकि वह अपने फैसलों पर पछतावा करने में विश्वास नहीं करता था, फिर भी उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या शहर एक में ही रहना बेहतर होता। कम से कम इस तरह ली दाइलू अपने फार्म पर ही होती और बेस के लिए सामान लाने नहीं गई होती। पिछली बार जब हमने पता किया था तो हम अब सेना में नहीं थे, इसलिए हमें नहीं पता था कि हम इस प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे या नहीं। लियू वेई ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह सहायक का मुखौटा लगाए हुए कहा। ली दाइलू के आसपास न होने के कारण अपनी भावनाओं को जाहिर करने का कोई मतलब नहीं था। झो गैंगजिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उन्हें आधिकारिक तौर पर सेवानिवृत्त घोषित कर दिया गया है। वह जानता था कि उन्हें उच्च अधिकारियों के आदेश पर गुप्त रूप से काम करना होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे अब सेना में नहीं रहेंगे। फिर उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसने अपने सामने खड़े दोनों आदमियों को देखते हुए कहा। हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना सिखाने के लिए आपकी जरूरत है। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 115। वांग चाओ ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, तो जिस व्यक्ति की आपको जरूरत है वह सामान लाने के लिए बाहर गया है। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप प्रशिक्षण शुरू करने से पहले उनके लौटने का इंतजार करें? तुम क्या कह रहे हो? झो गैंगजिया ने वांग चाओ को हैरानी से देखते हुए पूछा। तुम लोगों के पास शक्तियां हैं, तुम्हें हमें भी उनका प्रशिक्षण देना चाहिए। वांग चाओ के ठीक पीछे खड़े लियू वेई ने कहा, हम सभी के पास एक जैसी शक्तियां नहीं हैं। पहले आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप किस प्रकार की शक्ति उपयोग करता है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि उनका उपयोग कैसे करना है। वास्तव में आज यहाँ मौजूद लोगों की संख्या को देखते हुए लोगों को छांटने में ही काफी समय लगेगा। उन्हें ये सिखाना तो दूर की बात है कि वे जरूरत पड़ने पर अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें। देखो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, हमें प्रशिक्षण देने में कोई दिक्कत नहीं है। रियर एडमिरल ने योजना के अनुसार सब कुछ होने पर खुश होकर कहा। वांग चाओ के पीछे से लियू वेई ने बस अपनी आंखें घुमाई। अगर झो गैंगजिया सच में अपने सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ से प्रशिक्षित करवाना चाहता था तो उसे ली दाइलू और बाकी लोगों को एक बेतुके कारण से नहीं भेजना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि वह आपूर्ति को बेकार समझता था, वह ली दाइलू के सामने कभी ऐसा कहता या सोचता भी नहीं। उसे पूरा यकीन था कि आपूर्ति का अपमान करना मौत का सबसे तेज रास्ता है। ली दाइलू के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन ब्लैकबोर्ड पर नाखूनों की तेज आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। वांग चाओ, तुम यहाँ हो? झाओ जियाली तीनों आदमियों के पास दौड़ते हुए आए और बोली, मैं पहले तुमसे अपनी टीम को ट्रेनिंग दिलवाऊंगी। वांग चाओ ने झो गैंगजिया की ओर मुड़कर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा,
क्या यहाँ सब कुछ वही संभालती है? एक मामूली कप्तान को इतनी शक्ति कब से मिल गई? उसके पिता झो गेंजिया ने सहते हुए कहा। शहर ए के झाओ परिवार के वर्तमान मुखिया झाओ जून डे के बारे में सभी जानते थे या कम से कम सुना तो था ही। वान चाओ और लियू वेई उस व्यक्ति की अपार शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसा कि ली दाई लू ने तुरंत बताया, दुनिया के अंत ने सत्ता संरचनाओं में बहुत बदलाव ला दिए थे। उसके पिता हमेशा सैकड़ों मील दूर शहर ए में रहते हैं, जहां पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और वहां फोन भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि उस आदमी के पास इतनी शक्ति होगी कि वह अपनी बेटी की इतनी दूर रहकर रक्षा कर सके? वान चाओ ने झाओ जियाली की सिसकी को अनसुना करते हुए पूछा। वान चाओ की बातों से कुछ हद तक आहत होकर झो गेंजिया ने कहा, उन्होंने देश की सेना के लिए बहुत कुछ किया है और अब देश के में कोई सेना नहीं है, लियू वेई ने बताया। वह झो गेंजिया का बहुत सम्मान करता था और उन्हें एक महान नेता और सैनिक मानता था, लेकिन अब तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे दुनिया खत्म हो रही हो, जैसे हम किसी प्रलय के बीच में हों। बिजली आते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा और लोगों की याददाश्त अच्छी होती है। झो गेंजिया ने झाओ जियाली की ओर सिर झुकाते हुए कहा, मानो वही अच्छी याददाश्त वाली हो। वान चाओ ने चिढ़कर कहा, मुझे लगा था कि जब ली दाई लू ने सामान्य स्थिति में बदलाव की बात की थी तो वह एक अस्थायी बात थी। उन्होंने लियू वेई से कंधे के ऊपर से कहा। लियू वेई ने बस मुस्कुरा दिया। यह मानना मुश्किल था कि रियर एडमिरल जैसा व्यवहारिक व्यक्ति यह सोचेगा कि बिजली बहाल होते ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और वो ज़ॉम्बी जिनसे तुमने कल लड़ाई की थी? वान चाओ ने पूछा, ये सोचते हुए कि वह इस बात का जवाब कैसे देगा। मुझे शक है कि वे ज़ॉम्बी थे, उसने इनकार किया। शायद वे ड्रग्स के नशे में चूर लोग थे। मैंने पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स लेने वालों को प्रतिरक्षा या अमरता का एहसास होता है और गोली लगने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। वान चाओ और लियू वेई ने एक दूसरे की ओर देखा। भला कोई इस बात पर यकीन कैसे कर सकता है ना? अगर सब कुछ सामान्य है तो आप एक शक्तिशाली उपयोगकर्ता के रूप में प्रशिक्षित क्यों होना चाहते हैं? वान चाओ ने सचमुच उलझन में पूछा। क्योंकि की सेना में महाशक्तियों वाले लोग होने से हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन जाएंगे। और अगर तुम दोनों को ये शक्ति मिल सकती है तो दूसरों को भी मिल सकती है, झो गेंजिया ने कहा। वान चाओ ने बस आह भरी और चाहा कि काश वह भी दूसरों के साथ सामान इकट्ठा करने बाहर गया होता। ठीक है, उसने हार मानकर कहा, चलो इसे जल्द से जल्द खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हमारे पीछे द्वार इतनी जोर से बंद हो गई कि मेरा दिल एक पल के लिए घबराहट में जोर से धड़कने लगा। मुझे अलग होने का विचार पसंद नहीं था। यह ऐसा था जैसे मुझ पर किसी अनहोनी का साया मंडरा रहा हो जब हम लड़कों में से एक को खो रहे थे। 2 लड़कों का गायब होना, बस सब ठीक हो जाएगा, चेन जी हान ने मेरे पास आकर मेरी कमर में हाथ डालते हुए कहा। खैर, कम से कम कोशिश तो की। स्नो सूट इतना भारी था कि वह उसे पूरी तरह से नहीं लपेट पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे देखकर मुस्कान आ गई। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। और मुझे पता था, मुझे वान चाओ और लियू वेई पर पूरा भरोसा था और मैं जानती थी कि अगर हम आज रात तक वापस नहीं लौटे तो वे हमें ढूंढने जरूर आएंगे। एक गहरी सांस लेकर मैंने खुद को शांत किया और चारों ओर देखा। चारों ओर बस सफेद बर्फ ही बर्फ थी, जिस पर लाल और नीले रंग का खून लगा हुआ था। दूर कुछ बड़ी इमारतें दिखाई दे रही थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके अंदर क्या है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि हमें किस रास्ते जाना चाहिए? मैंने चेहरे पर बेबसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। वान चाओ और लियू वेई इस शहर में हमारे मार्गदर्शक थे क्योंकि वे नौसेना में रहते हुए कुछ साल यहाँ रह चुके थे। जब संदेह हो तो सीधे जाओ, लियू यूजेग ने मेरे पास आकर मेरी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे आगे धकेलते हुए हम बेस से निकल गए और आपूर्ति की तलाश शुरू कर दी। क्या हमेशा दाएं मुड़ना ही सही नहीं होता? मैंने थोड़ा उलझन में पूछा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि जब तक आप दाएं मुड़ते रहेंगे, आप आखिरकार वापस अपना रास्ता खोज ही लेंगे। खैर, सीधा चलना भी उतना ही आसान है, लेकिन यहाँ आसपास कोई किराने की दुकान तो होनी चाहिए, है ना? चेन जी हान ने मेरे मन की बात छीनते हुए पूछा। मेरा मतलब है, यहाँ एक बेस था, साथ ही एक पार्क जैसा कुछ दिख रहा था, घर और कुछ अन्य इमारतें जो दुकानें हो सकती थी, लेकिन वे सब बर्फ में इतनी दबी हुई थी कि हमें पता नहीं चल रहा था। अरे यार, मैंने उस विचार पर आह भरी। क्या? लड़कों ने मेरी तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा। बस सोच रहा था कि क्या हमें सामान लेने के लिए दुकानों तक पहुंचने के लिए बर्फ हटानी पड़ेगी। मैंने गर्दन फैलाते हुए बुदबुदाया।
बर्फ की मात्रा के बारे में सोचकर ही मेरी कमर में दर्द होने लगा था। लियू यूजेक बस मुस्कुराया और मुझे आगे धकेल दिया। क्या सामान इतना जरूरी है? उसने पूछा और मैं गुस्से से हौंफ उठी। मैंने उसकी छाती पर कुछ घूंसे मारे। वैसे मेरे दस्ताने और उसके जैकेट के बीच मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ और सामने खड़े आदमी को घूर कर देखा। सामान हमेशा जरूरी होता है, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा और सोचने लगी कि इस आदमी के साथ मुझसे क्या गलती हो गई। हाँ, मैं समझता हूँ। मेरा मतलब पहले इलाके का जायजा लेना और फिर जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करना था। अगर हमें यहाँ कुछ समय के लिए रुकना है तो हमें सिर्फ बे से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। खैर, वह गलत नहीं था। ठीक है निडर नेता, हमें यहाँ से ले चलो, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन तुम हमारे समूह के निडर नेता बनोगे, लियू यूजेक हंसते हुए बोला और वो और चेंजी हान मेरे पीछे पीछे आ गए। मुझे ये सोचकर हंसी आ गई। हालांकि मुझे समूह का नेता बनने का विचार अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी इतना ज्यादा नियंत्रण छोड़ने को तैयार होगा। लेकिन फिर भी वे हमेशा मेरी बात सुनते थे और मेरी हर बात मानने की पूरी कोशिश करते थे, इसलिए मैं उन्हें इसके लिए श्रेय देता हूँ। वे हमेशा मेरे साथ सम्मानपूर्वक और बराबरी का व्यवहार करते थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर वे कुछ खास परिस्थितियों में थोड़ा और दबदबा दिखाते तो मुझे कोई आपत्ति होती। मैंने तुरंत उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपना ध्यान वापस उस रास्ते पर केंद्रित कर लिया जो मेरे सामने शहर की ओर जा रहा था। बर्फ में चलते हुए मैं कल के ज़ॉम्बियों का शुक्रगुजार था जिन्होंने चलने के लिए इतनी अच्छी समतल सतह बना दी थी। अगर हमें खुद बर्फ में रास्ता बनाना पड़ता तो 1 घंटे में ही हम इतने थक जाते कि कुछ कर ही नहीं पाते। अब मुझे बस सामान इकट्ठा करना था, सिटी जे में अपना रास्ता ढूंढना था और उम्मीद थी कि किसी झुंड से सामना न हो। आसान होना चाहिए, है ना? अध्याय 116। हम लगभग 10 मिनट तक चलते रहे और हमारे आसपास बिल्कुल कोई जीवित प्राणी नहीं था। ये किसी हमले से पहले की भयानक खामोशी नहीं थी, बल्कि यह कुछ इस तरह की स्थिति थी जैसे बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा ठंड है। धत तेरे की, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरी सांसों से मेरी पलकें जमने लगी थी। रिप्सो EV2 ATV निकालकर मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और लियू यूजेग और चेन जी हान को चलाने के लिए आपस में झगड़ने लगा। चेन जी हान जीत गया। शायद उसने पहले भी लियू यूजेग को कई बार घुमाया था, इसलिए तकनीकी रूप से उसके पास लियू यूजेग से ज्यादा प्रैक्टिकल ड्राइविंग का अनुभव था। तुम्हें पता है, मैं पहले कार रेसिंग करता था, है ना? लियू यूजेग ने ATV के पीछे बैठे हुए मुंह बनाते हुए कहा। वह बंद जगह के दोनों ओर की सीटों में से किसी एक पर बेल्ट से बंधा हुआ था। ये सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मैंने डर से चेन जी हान की तरफ देखा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई आदमी जो रेस कार चलाने को बर्फीली सड़क पर गाड़ी चलाने के बराबर समझता हो, मुझे भी गाड़ी चलाकर ले जाए। चेन जी हान मेरी शक्ल देखकर मुस्कुराया और मेरे घुटने पर थपथपाया। और इसीलिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, उसने मुझे भरोसा दिलाया। मुझे यकीन था कि हम दोनों में से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे बर्फ में गाड़ी चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था कि वह आराम से गाड़ी चलाएगा। वैसे भी हमें कहीं जाना नहीं था, इसलिए जल्दी करने का कोई मतलब नहीं था। साथ ही इस चीज के ट्रैक और डिजाइन टैंक जैसे ही थे, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि हम सुरक्षित रहेंगे। हमने बहुत कम समय में यात्रा पूरी की। ये वाहन हर तरह के मौसम और सड़क की स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। सर्दियों में गाड़ी चलाने के अपने भयानक डर को मैं लगभग नज़रअंदाज कर सका क्योंकि यह वाहन बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद लग रहा था। और फिर गैस की बत्ती जल गई। अगर आप सोच रहे थे, तो नहीं, मैंने अपने ठिकाने में कोई अतिरिक्त पेट्रोल नहीं डाला, मैंने वह सब अपने फार्म हाउस पर ही छोड़ दिया। आपको याद है, वह जगह जहां मैंने रहने का सोचा था। लेकिन वह मेरी वर्तमान जगह से मीलों दूर है और इसलिए पूरी तरह से बेकार है। मैंने पीछे की सीट से लियू यूजेक के हंसने की आवाज़ सुनी। क्या? मैं मुड़ा और उस पर झल्ला गया। माफ़ कीजिए, उसने अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे बस यह अजीब लग रहा है कि आपके पास गैस को छोड़कर सब कुछ है। हाँ हाँ, खूब हंसो, मैंने बड़बड़ाते हुए अपना फ़ोन चालू किया, यह महसूस करते हुए कि इंटरनेट के बिना यह महज एक कागज़ के डंडे जैसा है। मैंने इसे वापस अपनी जगह पर फेंक दिया और अपने हाथ बांध लिए। चिंता मत करो राजकुमारी, चेन जी हान ने मेरी ओर संक्षिप्त रूप से देखते हुए कहा। सच कहूं तो मैं इस आदमी के प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होती जा रही थी, और इसके पीछे बड़े ही अजीब कारण थे। उदाहरण के लिए, मेरी धड़कन तेज हो गई और मैं शर्म से लाल हो गई,
क्योंकि वह धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। उसके हाथ 11 और 2 की मुद्रा में थे और उसका पूरा ध्यान सड़क पर था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि मैं इस स्थिति में सहज महसूस नहीं कर रही थी। दोस्तों, वह तो वाकई यादगार था। मुझे सामने एक पेट्रोल पंप का साइन दिख रहा है। शायद 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, उसने आगे कहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे विचार कहाँ चले गए थे। और शायद यही मेरे लिए अच्छा था। मैंने सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गई, उस पर भरोसा करते हुए कि वह मुझे सुरक्षित और सही सलामत वहां पहुंचा देगा। हमें शायद एक योजना बना लेनी चाहिए, मैंने अपने सामने पेट्रोल पंप को देखते हुए स्वीकार किया। तुम्हारा क्या मतलब है? लियू यूजेग ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए पूछा। जैसे कि अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से कैसे निपटना है, हमारे पास कितनी आपूर्ति उपलब्ध होगी, हमें क्या वापस लाना है, और अपने स्थान के अंदर गैस और डीजल को सुरक्षित रूप से कैसे स्टोर करना है। मैंने अपने दिमाग में आने वाले विचारों को जोर से बोलते हुए कहा। सच कहूं तो दूसरे लोगों से मिलने का ख्याल ही मुझे उतना ही परेशान कर रहा था जितना बर्फ में गाड़ी चलाने का। असल में मुझे लगता है कि मैं बस बेचैनी से इधर उधर भटक रही थी, बस हर पल का इंतजार कर रही थी जब हमारा ग्रुप फिर से एक साथ हो जाएगा। हाँ, मुझे वान चाओ और लियू वेई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन ये सिर्फ उनकी याद आने से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैं उनके पास वापस नहीं गई और अपने ग्रुप को एकजुट नहीं रखा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी दुनिया का अंत तो हो ही गया, इसलिए मुझे लगता है कि वह तुलना व्यर्थ थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और एटीवी से बाहर निकला। मेरी बंदूक स्नोसूट के बाहर बंधी थी, कमर पर चाकू और पीठ पर तलवार म्यान में थी। गर्दन चटकाते हुए मैं हंस पड़ा जब चेन जी हान ने कार की चाबी का लॉक बटन दबाया, जिससे एक बीप की आवाज़ आई। यह इतनी सामान्य आवाज़ थी कि बिल्कुल अलग सुनाई दी। मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, चेन जी हान ने कहा और टैंक भरने के लिए तैयार होकर रिप्सो के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। ध्यान रखना, ये डीजल है, मैंने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गलत ईंधन डाल दे। हालांकि मेरे दिमाग में सब कुछ पेट्रोल ही था, फिर भी मैं ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि मैं वाहनों में जो ईंधन डाल रहा हूँ वह उस विशेष वाहन के लिए सही हो। चेन जी हान ने बस हाथ हिलाया और एटीवी में डीजल भरना शुरू कर दिया। और हाँ, बिजली जाने के बाद भी पेट्रोल पंप चलता रहेगा क्योंकि के देश ने एक नया नियम लागू किया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर जनरेटर होने चाहिए ताकि बिजली न होने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ईंधन को टैंक से पंप तक लाने वाले अलग अलग पंपों को चलाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जनरेटर भी पेट्रोल से ही चलते हैं। अगर मैं कहूँ तो यह एक बढ़िया चक्र है। देखो, दुनिया के अंत के समय कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें सामने आती हैं। पेट्रोल पंप तब तक चलते रहेंगे जब तक उनके टैंकों में ईंधन रहेगा। अब मैं उन टैंकों को अपनी जगह पर कैसे रखूं? मैंने चेन जी हान के एटीवी में ईंधन भरने का काम पूरा होने का इंतजार किया, साथ ही बाहर की दुनिया पर भी नजर रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई हम पर छुपकर हमला न कर दे, इससे पहले कि मैं टैंक को अपने स्थान पर ले जाने का प्रयास करूं। आंखें बंद करके मैंने कल्पना की कि पानी के नीचे टैंक कैसा दिखेगा। मुझे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, यह मेरा पहला प्रयास था, लेकिन जब मैंने अपने सामने एक चमकदार चांदी के बेलनाकार टैंक को उभरते देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ा। चेन जी हान एटीवी के पीछे से आया और मेरी और लियू यूजेक की ओर देखकर पूछा कि क्या हम तैयार हैं। मैंने सिर हिलाया और दोनों आदमियों ने अपनी 9 मिलीमीटर बंदूकें निकाली और झुकी हुई मुद्रा में गैस स्टेशन की दुकान की ओर बढ़ने लगे। मेरे साथ वे बीच में चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते गए मेरे मन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैंने चारों ओर देखा कि वे कहाँ से आ रही हैं, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और शायद यही समस्या का एक हिस्सा था। सुविधा स्टोर की खिड़कियां मानो एक तरफा शीशे की तरह थीं। मैं बाहर खुद को और अपने साथियों को देख सकता था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता था कि कोई पेट्रोल पंप एक तरफा शीशे पर इतना पैसा खर्च करेगा, लेकिन शायद उन्होंने शीशे पर किसी तरह की परावर्तक परत चढ़ाई होगी। मुझे बस इतना पता था कि पेट्रोल पंप पर मौजूद किसी को भी मुझे और मेरे आदमियों को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल आसान निशाना थे। काश हम और आदमियों को बैकअप के तौर पर लाए होते, लेकिन मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और कल ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद उन्हें एक दिन की छुट्टी दे रहा था। दयालु और विचारशील न होने का एक और कारण। मैंने लियू यूजेक को अपनी बंदूक ऊपर उठाते हुए खिलखिलाते हुए सुना। मुझे उसे एक बार की याद आ गई, उसने कहना शुरू ही किया था कि चेन जी हान ने उसे बीच में ही रोक दिया। हाँ हाँ, बस इस बार चाकू लगने से बच जाना, प्लीज़।
राजकुमारी के यहाँ होने से मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होगी और मैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़ने में बहुत खुश हूँगा, चेन ज़ीहान ने कहा। उसकी आवाज़ में ज़रा भी हंसी नहीं थी। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अब तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। मैंने अपनी बंदूक की परवाह किए बिना स्वीकार किया। इस समय मैं अपनी बंदूकों से ज़्यादा अपनी अग्नि शक्तियों पर निर्भर रहने लगा था। रिवर्स के हमला करने के बाद मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। उसे नज़रअंदाज करो, लियू यूज़ेग ने झल्लाकर कहा। मुझे लगा कि उसे समझ आ गया होगा कि कहानी में उसे सक्षम व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। मैंने बस हंसते हुए जवाब दिया। कांच के दरवाजों तक पहुंचकर मैंने अपने दोनों ओर खड़े आदमियों को देखा। उनके इशारे पर मैंने जल्दी से दरवाजे खोले और लड़के और मेरी ओर तनी हुई कई AK-15 राइफलों को देखकर दंग रह गया। काश जब भी मैं दरवाजा खोलूं तो ऐसा होना बंद हो जाए, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैंने एक आदमी को आगे बढ़ते हुए देखा, उसकी बंदूक मुझ पर तनी हुई थी, उसकी निगाहें अविचलित थीं। अध्याय 117। अपनी बंदूकें नीचे रखो और अपनी चाबियां इधर फेंक दो, उस आदमी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से इस समूह का नेता था, और उसने अपनी बंदूक मुझ पर ताने रखी थी। मैंने पूछा, लड़कों के बजाय मुझ पर बंदूक ताने रखने का कोई कारण है क्या? मुझे पता था कि मेरे आदमियों के पास भी बंदूकें थीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि नेता खास तौर पर मुझ पर ही निशाना क्यों साध रहा है। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि मैं समूह में सबसे कम खतरनाक दिख रहा था। बाकी दोनों 6 फीट से भी ज्यादा लंबे और पूरी तरह से मांसपेशियों वाले थे। वैसे भी ऐसा तो था नहीं कि हमारे कपड़ों के नीचे उनकी मांसपेशियां दिख भी रही हों। बंदूक लिए खड़ा आदमी बस मुझे घूरता रहा। उसकी निगाहें मुझसे हटी ही नहीं और वह लड़कों के उसके कहे अनुसार करने का इंतजार करता रहा। उसके साथ खुशकिस्मती मिले। चेन ज़ीहान और लियू यूज़ेग के न हिलने पर उसने अपनी बंदूक तान दी। मैं धीरे से हंस पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस बंदूक के साथ बड़े बदमाश हो? मैंने पूछा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उन लड़कों के पास इतनी सारी बंदूकें थीं। हमारे पास सिर्फ बंदूकें ही नहीं हैं। नेता और उस दूसरे आदमी के बीच आकर एक और आदमी गुर्राया, जिसने लियू यूज़ेग पर बंदूक तान रखी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके हाथ में एक छोटी सी लाल लौ प्रकट हुई। मैंने बहुत धीरे से ताली बजाई और मेरी मुस्कान थोड़ी और शरारती हो गई। क्या तुम्हारे पास लाइटर है? मैंने उसकी छोटी सी लौ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो मैं लौ के आकार का अंदाज़ा नहीं लगाता था। मुझे अच्छी तरह पता था कि छोटी सी लौ भी बहुत नुकसान कर सकती है, लेकिन आकार और रंग से साफ था कि वह अभी शक्ति का प्रयोग करना सीख रहा था। कृपया अपने दिमाग से गंदी बातें निकाल दें। मैं सचमुच उसकी प्रेमिका के बारे में बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। आंखें घुमाना। आग का इस्तेमाल करने वाले ने गुस्से में गुर्राहट निकाली, जिससे उसकी आग और भी भयंकर हो गई। दिक्कत बस इतनी थी कि वह इसे ज्यादा देर तक जलाए नहीं रख सकता था। मैं पहले ही देख सकता था कि आग को जलाए रखने की कोशिश में उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपक रही थी। अपनी गुलाबी लौ को पुकारते हुए मैंने उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखा और अपने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी लौ उसकी लौ से बड़ी है, लेकिन अगर आप नापना चाहते हैं तो जरूर नापें। मेरे पिछले जन्म में मेरा एक सिद्धांत था कि आप किस प्रकार की शक्ति का उपयोग करते हैं, यह आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। पृथ्वी तत्व वाले लोग बहुत ही शांत और स्थिर स्वभाव के होते हैं। वायु तत्व वाले लोग अधिक हंसमुख और प्रसन्न मिजाज होते हैं, जबकि जल तत्व वाले लोग हमेशा ही अत्यंत सावधानी बरतने वाले होते हैं। लेकिन आग का इस्तेमाल करने वाले, हम जल्दी गुस्सा हो जाते थे, और मैं भी उनमें से एक था। अभी भी असमंजस की स्थिति में मैंने अपने सामने खड़े नेता की ओर देखा। हाथ हिलाने पर लियू यूज़ेग और चेन ज़ीहान ने अपनी बंदूकें रख दी और मेरे बगल में सीधे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें रख दी हैं। अब चॉकलेट बार कहाँ हैं? मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। नेता लगातार मुझे अपने निशाने पर रखे हुए था। उसने एक बार भी अपनी बंदूक नीचे नहीं की और न ही अपने पीछे खड़े लोगों को अपनी बंदूकें नीचे करने की अनुमति दी। और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सामने खड़े आदमी को घूरते हुए गुस्से से कहा। मेरा बचा खुचा धैर्य भी तेजी से खत्म हो रहा था। चाबियां, उसने झट से जवाब दिया और मैं व्यंग्यात्मक हंसी हंस पड़ी। ऐसा नहीं होगा, मैंने उसे बताया। ये पूरी तरह मेरी गलती थी कि उसे पता चल गया कि मेरे पास एक चालू हालत वाली ATV है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अपनी चीज छोड़ने को तैयार था। मैं तुम्हें मार सकता हूँ और इसे ले सकता हूँ, नेता ने सुरक्षा हटाते हुए जवाब दिया। मैंने हल्की सी हंसी हंसी। धमकियों पर मेरी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होती। शायद मुझे एक चेतावनी लिखनी चाहिए।
जब तक उकसाया न जाए तब तक प्यारी और कोमल, या कुछ इसी तरह का। मैंने हाथ के एक इशारे से उनकी बंदूकें अपने पास ले ली और बस मुस्कुरा दी। आप क्या कह रहे थे? मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, सन्नाटे में खड़े उन आदमियों को धक्का देते हुए जो सोच रहे थे कि उनकी बंदूकें कहाँ चली गईं। मैं कैश रजिस्टर की ओर बढ़ा, जहाँ चॉकलेट बार होने चाहिए थे। ध्यान दे, मैंने होना चाहिए कहा, क्योंकि रैक पर एक भी चॉकलेट बार, टॉफी, स्टारबस्ट या च्यूइंग गम नहीं थी। अच्छा, शायद वे किसी दूसरी शेल्फ पर रखे हों। ऐसा हो सकता है। दुकान में कहीं न कहीं चॉकलेट की पूरी एक पंक्ति तो होनी ही चाहिए। एक बार फिर मुझे उन पुरुषों और महिलाओं के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ा, जो किसी न किसी कारण से इस जगह को शरणस्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। गलियारों में प्रवेश करते ही मैंने बीचों बीच खाली अलमारियों पर नजर डाली। ये सब योजना के मुताबिक बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं गैस स्टेशन के पिछले हिस्से की ओर गया, जहां सारे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर रखे थे, और वहां मैंने देखा कि बहुत सारे पेय पदार्थ, आइसक्रीम के डिब्बे और जमे हुए खाने के सामान अब जमे हुए नहीं थे। मैंने फ्रिज खोला और उसमें से जितने भी पेय पदार्थ मुझे मिले सब निकाल लिए और उनमें से और भी बहुत सारे अपने कमरे में गायब कर दिए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। तुम सब कुछ ले जाओगे? एक अधेड़ उम्र की महिला चिल्लाए और मेरी ओर दौड़ते हुए मुझे मारने की कोशिश करने लगी। मैं एक तरफ हट गया और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। और तुमने सारी चॉकलेट बार ले ली? मैंने कहा। अगर वो इस बात की शिकायत करने वाली थी कि मैंने उनके सारे गर्म पे ले लिए हैं, तो मैं भी उतनी ही आसानी से चॉकलेट बार या चिप्स या चीज़ पफ्स, चीज़ पफ्स की कमी की शिकायत कर सकता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे यहाँ कभी मिलते भी थे, क्योंकि मुझे अभी तक उन नारंगी रंग की स्वादिष्ट चीज़ों का एक पैकेट भी नहीं मिला है। मेरा दिमाग उन स्नैक्स पर केंद्रित था जो मुझे शायद नहीं मिल पा रहे थे। मैंने उसके नाखून तब तक नहीं देखे जब तक कि बहुत देर नहीं हो चुकी थी। उससे दूर हटते हुए मैंने अपने ऊपर से गुजरती हवा का तेज झोंका महसूस किया और उसके ताबूत के आकार के नाखून अपने चेहरे से कुछ मिलीमीटर की दूरी पर देखे। ये सब अनावश्यक था। मैंने अपनी जगह पर सारे पे रखते हुए उस महिला से बुदबुदाते हुए कहा, और अगर मैंने सही तरीके से रखा होता तो उन्हें सीधे फ्रिज में रख देना चाहिए था ताकि वे ठंडे हो जाएं। खैर, अगर वे अभी भी गर्म थे तो बाहर इतनी बर्फ थी कि उससे फ्रिज बनाया जा सकता था। ये तो हमारे थे। वह चीख पड़ी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे आया और उसे रोकने के लिए उसकी कमर में हाथ डाल दिया। मैंने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो, वे तुम्हारे थे, लेकिन अब वे मेरे हैं। मैं फिर से भीड़ के बीच से गुजरा। इस बार मुझे किसी को धक्का देकर आगे निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। वे लाल सागर की तरह अलग हो गए। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपके पास चीज़ पफ्स हैं? माफ़ कीजिए राजकुमारी, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना, चेन ज़ी हान ने मुझे ये बुरी खबर सुनाते हुए कहा। मैं मानती हूँ, ये सुनकर मुझे ज़रा सा दुख हुआ। ओह, मैंने निराशा से ज़मीन की ओर देखते हुए बुदबुदाया। कोई और जगह ढूंढने के लिए तैयार हो? क्या तुम कभी माहौल का जायज़ा लेते हो? लियू यूज़ेग ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा। कभी कभी, मैंने स्वीकार किया। लेकिन जब आप कमरे में सबसे डरावने व्यक्ति हो तो इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सबसे डरावने हो? भीड़ के बीच से किसी ने उपहास उड़ाते हुए कहा। नहीं, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। यह आसपास की सबसे डरावनी चीज़ नहीं है, बस इस कमरे में सबसे डरावनी चीज़ है। मैं बाहर जाने के लिए दरवाजे खोल ही रहा था कि तभी एक अनजान हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं मुड़कर उस पर हमला कर पाता, चेन ज़ी हान ने उस आदमी को ज़मीन पर गिरा दिया और मेरी कुछ भी बोलने से पहले ही उसकी सांस रोक दी। हाथ मत लगाना, लियू यूज़ेग ने उस आदमी के बगल में झुकते हुए गुस्से से कहा। समझे? हौंफते हुए उस आदमी ने सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल से बैंगनी हो गया क्योंकि चेन ज़ी हान ने उसे पकड़ रखा था। खतरा, उस आदमी ने हौंफते हुए कहा, मेरी और लियू यूज़ेग की तरफ देखते हुए। खतरा? बाहर, मैंने चेन ज़ी हान से कहा, उसे उठने दो। उसने दूसरे आदमी को खड़ा तो किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। इसके बजाय उसने उसे आर्मबार में जकड़ लिया, जिसमें अगर वह ज्यादा संघर्ष करता तो उसकी अपनी ही बांह टूट जाती। तुमने क्या कहा? मैंने सामने खड़े आदमी के पास पहुंचते हुए पूछा। वह अपने जोड़ों पर से दबाव कम करने की कोशिश में लगभग 2 हिस्सों में मुड़ा हुआ था। तुम बाहर नहीं जा सकते। कुछ ऐसा है कि वह आदमी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि जिस नेता ने पहले मेरे सिर पर बंदूक तानी थी वह आगे बढ़ गया। अगर आप उसे जाने देंगे तो वह ये कहना चाह रहा है कि बाहर कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को खा रही है।
हम यहाँ 1 महीने से फंसे हुए हैं, लेकिन जब भी कोई जाने की कोशिश करता है तो वह चीज़ हमला कर देती है। लियू यूजेग और चेंजी हान ने मेरी ओर पुष्टि के लिए देखा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, लगता है इस कमरे में सबसे डरावनी चीज़ मैं ही हूँ। मुड़कर मैं दरवाजे से बाहर निकलकर कड़ाके की ठंड में कदम रख दिया। अध्याय 118। गैस स्टेशन के अंदर समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति ने कहा, हमें अपनी बंदूकों की जरूरत है, इनके बिना सुरक्षित नहीं है। चेंजी हान ने बस अपने सामने खड़े आदमी को देखा। क्या ऐसा लगता है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है? उसने ये दिखाने के लिए अपनी बाहें फैलाते हुए पूछा कि बंदूकें उसके पास नहीं हैं। ये तुम्हारे पास ही होंगे। उनमें से एक आदमी चेंजी हान और लियू यूजेग के पास दौड़ते हुए बोला। ये हमारे हाथों में थे और अब नहीं हैं। मुझे नहीं पता तुमने इन्हें कहाँ रखा है, लेकिन ये साफ तौर पर तुम्हारे पास हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। नहीं, हमें नहीं पता, लियू यूजेग ने अपने दोस्त के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसते हुए कहा। दरअसल मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बंदूकें अपने आप चलकर चली गई हैं, उसने ली दायलू की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन बदकिस्मती से तुमने उसे इतना नाराज कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि वह इन्हें लौटाएगी। कंधे उचकाते हुए उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि उसे न तो बंदूकों की परवाह थी और न ही बाकी लोगों की सोच की। उनकी प्रेमिका खतरे को जानते हुए भी बिना सोचे समझे बाहर चली गई। उन्हें मौका मिलते ही इस बात पर उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। ये सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों पुरुष मानो उनके पास दुनिया का सारा समय हो, ठंड के मौसम में सूरज की ओर चल पड़े और उसकी छाया में छिपे खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। क्या आपने वह हिस्सा नहीं सुना जहां उन्होंने कहा था कि यहाँ आसपास एक नरभक्षी राक्षस है? लियू यूजेग चिल्लाया जैसे ही वह उसे टीवी के पास पहुंचा जहां मैं किनारे पर खड़ा था। सामने खड़े आदमी की तरफ सिर घुमाकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि वह मर चुका है। मैंने चारों ओर देखते हुए यह बात कही। आसपास सिर्फ ज़ॉम्बी ही थे, और अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो कल हम पर हमला करने वाले झुंड में जितने भी ज़ॉम्बी थे वे सब शायद उसी झुंड का हिस्सा बन गए होंगे। हम अड्डे के इतने करीब थे कि शायद वे आसान शिकार की तलाश में झुंड में शामिल हो गए हों, या फिर वे अभी भी यही थे और किसी कारणवश हम पर हमला नहीं करना चाहते थे। खैर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। वे अपने हथियार वापस चाहते हैं, लियू यूजेग ने बताया जब हम एटीवी पर बैठे और चेंजी हान ने उसे स्टार्ट किया। हमें निकलने से पहले थोड़ी देर इंजन के गर्म होने का इंतजार करना होगा। और मैंने मुड़कर उस आदमी को देखते हुए पूछा, क्या आप मुझसे इन्हें वापस देने के लिए कह रहे हैं? क्या मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत है कि ये बंदूकें आपके सिर पर तनी हुई थी? मैंने तीखे स्वर में पूछा, ये सोचते हुए कि वह क्या कहना चाह रहा है। अगर लियू वेई मेरे लिए एकदम सीधा सादा सफ़ेद रात था तो लियू यूजेग मेरे लिए धूसर योद्धा था। वह ऐसा व्यक्ति था जो कभी किसी चीज़ को एक तरफा नहीं देखता था, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच के धूसर दायरे में जीता था। अगर वह मुझसे बंदूकें लौटाने के लिए कह रहा था तो मैं लौटा देता, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैं आपसे उन्हें वापस देने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि आपको वे याद रहें। मेरे पहले जन्म में एक समुद्री डाकू वाली फिल्म थी, मैंने अचानक कहा। वो बहुत मशहूर थी, मैंने लियू यूजेग की ओर देखते हुए कहा। उसमें एक डायलॉग था जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, जो ले सको ले लो, कुछ वापस मत दो। मेरे पहले जन्म में मैंने वो सब कुछ लिया जो मैंने खुद खरीदा और जिसके लिए मैंने पैसे नहीं दिए थे। मेरे दूसरे जन्म में मैंने सिर्फ उतना ही लिया जितना मुझे चाहिए था, और फिर वो सब उन लोगों को दे दिया जिन्होंने मुझे मार डाला। अब मेरे तीसरे जन्म में मैं मुस्कुराया, एक जंगली मुस्कान जो असल मुस्कान से ज़्यादा मेरे दांत दिखाने जैसी थी। मेरे तीसरे जन्म में मैं जो ले सकूंगा ले लूंगा और कुछ वापस नहीं दूंगा। लियू यूजेग ने मेरी आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, लगता है यह अच्छी सलाह है। उन्होंने स्वीकार किया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने पीछे मुड़ते हुए जवाब दिया। गाड़ी आखिरकार इतनी गर्म हो गई थी कि उसे चलाना सुरक्षित था और हम पेट्रोल पंप से निकलकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। किसी भी चीज़ ने हम पर हमला नहीं किया, जिससे मेरा यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि अब बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है जो अपने खाने का इंतज़ार कर रहा हो। फिर भी इंसानी फितरत को देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि कोई भी गैस स्टेशन से बाहर निकलकर यह पता लगाने की हिम्मत करेगा कि शिकारी अभी भी वहाँ है या नहीं। वैसे भी उनके पास खाने पीने का ज़्यादा कुछ नहीं था, तो शायद भूख ही उनकी असली वजह रही हो। खैर, फिलहाल तो वे सुरक्षित थे।
हम पेट्रोल पंप से निकलकर बेस से दूर जाने वाली मुख्य सड़क पर वापस आ गए। अब जब मेरे दिमाग में खाने पीने का ख्याल आ गया था तो मैंने ठान लिया था कि मैं जितने हो सके उतने पेट्रोल पंपों पर जाऊंगा और साथ ही वहां से पेट्रोल और डीजल भी भर लूंगा। दूसरे पेट्रोल पंप पर मैंने पहले वाले से सबक लेते हुए एटीवी को अंदर से दिखाई देने से पहले ही सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया था। इस बार मैंने दोनों टैंक उठाए, सिर्फ पेट्रोल वाला नहीं, और पंप का दरवाजा खोलकर ये खाली था। इस बात से कुछ हद तक खुश होकर कि मेरे सिर पर बंदूक नहीं तनी थी, मैं स्टोव में इधर उधर घूमता रहा और जो कुछ भी मुझे मिला उसे उठा लिया। इस बार मुझे और पेय पदार्थ, कुछ चॉकलेट बार और कैंडी, कुछ बीफ चरखी और यहाँ तक कि चिप्स के कुछ पैकेट भी मिले। अपनी खरीदारी से खुश होकर मैं लगभग झूम रहा था क्योंकि मैं और मेरे साथी स्टोव की सुरक्षा छोड़कर सर्दियों की जादुई दुनिया में बाहर निकल आए। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। और तभी मुझे इसका एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो, मुझे परख रहा हो। मेरी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। ये बिल्कुल भी आरामदायक एहसास नहीं था। मैं एकदम रुक गई और चारों ओर देखने लगी कि यह एहसास कहाँ से आ रहा है, लेकिन जितनी जल्दी यह आया उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया और मैं सोचती रह गई कि आखिर यह क्या था। राजकुमारी, आप ठीक हैं? चेन जी हान ने मुझे रुकते हुए देखते ही पूछा। पक्का नहीं कह सकता, मैंने स्वीकार किया और साथ ही चारों ओर नज़र घुमाता रहा, कहीं वो एहसास वापस न आ जाए। क्या हो रहा है? लियू यूजेग ने मेरे पीछे आकर खड़े होते हुए पूछा और वह भी इधर उधर देखने लगा। मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने माना, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई मुझे घूर रहा था। किसी के देखे जाने के एहसास के बारे में सोचकर ही मैं सिहर उठी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन लड़कों ने मुझे अक्सर घूरा है और ये वैसा कुछ नहीं था। ये निगाहें गुस्से वाली थीं, बुरी थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका वर्णन कैसे करूं, लेकिन मुझे पता था कि यह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने झटपटे टीवी निकाली और उसमें बैठ गया। अपने आदमियों को सुरक्षित बिठाते ही मैंने दरवाजे बंद कर दिए। क्या हमें जाकर देखना चाहिए? चेन जी हान ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आसपास का नज़ारा देखते हुए पूछा। और यही एक और समस्या थी। हम एक ऐसे इलाके के बीचों बीच थे जहां चारों ओर छोटे छोटे घर थे, फिर भी हमें दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और पेट्रोल पंप पर अभी भी सामान उपलब्ध था। यहाँ कुछ तो बहुत गलत था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो सकता है। मैंने अपना सिर हिलाया। जिस चीज का मैं सटीक कारण नहीं बता सकता था, उसकी जांच करने का कोई फायदा नहीं था। भागो, लड़ो या जम जाओ, मैंने उन आदमियों से कहा और अगला फैसला उन्हें सौंपने को तैयार था। चलते हैं, लियू यूजेग ने पहले मेरी तरफ और फिर चेन जी हान की तरफ देखते हुए गंभीर भाव से कहा। चलो बेस पर वापस चलते हैं और फिर से योजना बनाते हैं। कल हम आगे की योजना बना लेंगे। वैसे भी सूरज जल्द ही डूबने वाला है और मुझे यहाँ बाहर रहने की बजाय अपने बिस्तर में रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे यार, मैंने मुस्कुराते हुए कहा जब चेन जी हान कार को उसी रास्ते वापस ले जा रही थी जिससे हम आए थे। और मैं तो तुम्हारे साथ फिर से सोफे पर बैठने की उम्मीद कर रही थी। दूसरे आदमी के कुछ बोलने से पहले ही चेन जी हान ने कहा, मैं स्वेच्छा से भेद देने के लिए तैयार हूँ। मैं जोर से हंस पड़ा। मुझे पता था कि तुम उस आदमी के लिए गोली भी खा लोगे, लेकिन उसके लिए गले लगने का समय भी सहोगे। ये तो सच्ची निष्ठा है, मैंने अपना तनाव कम करने की कोशिश करते हुए मजाक में कहा। पीछे खड़ी लियू यूजेग ने बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना कहा, मजाकिया बात है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी तुम्हारे साथ दोबारा गले लगने की इच्छा न की हो। कोई बात नहीं, चेन जी हान ने कहा। उनका ध्यान हमारे सामने सड़क पर था। उनकी गाड़ी तेज थी, लेकिन खतरनाक नहीं। मैंने पहले ही कह दिया था, उन्होंने आगे कहा और मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी नज़रें सामने की ओर कर लीं। मुझे यह विचार सुनकर हंसी आ गई। मैंने कहा, जानते हो, मैं खर्राटे ले सकता हूँ, आधी रात को तुम्हें लात मार सकता हूँ और सारे कंबल चुरा सकता हूँ। और फिर भी ये सब कुछ सार्थक है, उसने मुझे आश्वस्त किया। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसे और हतोत्साहित नहीं किया। ठीक है, मैं कल फोन कर दूंगा, पीछे से एक गंभीर आवाज ने बुदबुदाते हुए कहा। मैं बस हंस पड़ा। किसी के द्वारा देखे जाने का एहसास मैंने बाद के लिए भुला दिया। अध्याय 119। हम समय पर बेस पर वापस पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उस दिन मेरी किस्मत यही खत्म हो गई। मैंने बेस से कुछ दूर नजरों के सामने ही एटीवी रोक दी ताकि मैं उसे वापस अपनी जगह पर रख सकूं। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि मैंने उसमें क्या रखा है, कहीं वे मेरे सामान के बारे में कुछ सोचने न लगें।
और सच कहूं तो ऐसा होना मेरे लिए मौत की सजा जैसा होता। ठंड से कांपते हुए हम बेस के मुख्य द्वार तक पहुंचे। सूरज डूबने लगा था और उसकी बची खुची गर्मी भी उसके साथ गायब होने लगी थी। दांत किटकिटाते हुए चेन ज़ी हान गेट के इस तरफ स्थित गार्ड हाउस की ओर बढ़ा। दिन भर का काम खत्म हो चुका था और हम बस कहीं गर्म जगह जाना चाहते थे, जहां गर्मागर्म चॉकलेट मिल सके और सोने की जगह मिल सके। दुर्भाग्य से गार्ड हमें घूरता रहा। उसकी बंदूक निकली हुई थी लेकिन अभी तक हमारी तरफ नहीं तनी थी। उसने चेन ज़ी हान से कुछ कहा और मैं देख सकता था कि वह गुस्से में आ गया था। मुड़कर वह उस तरफ चलने लगा जहां लियू यूजेग और मैं इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि हम देश की सेना का हिस्सा नहीं है और इसलिए हमें बेस पर कदम रखने की अनुमति नहीं है, चेन ज़ी हान ने कहा और मुझे अपनी छाती से लगा लिया ताकि मेरा चेहरा हवा और ठंड से बचा रहे। बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है, मुझे यह मानना पड़ेगा कि मुझे इसका अंदाजा था। ऐसा नहीं है कि मैंने दोस्त बनाने के लिए कोई खास कोशिश की हो, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि वांग चाओ और लियू वे ऐसा नहीं होने देंगे। उसकी गर्माहट में डूबी हुई अपनी गर्दन को अगल बगल फैलाते हुए मैंने सोचा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मैं बाकी लोगों को रात के लिए अपने कमरे में ला सकता था, लेकिन इससे सोने की जगह के अलावा और कोई समस्या हल नहीं होती। फिर भी मेरे कमरे में एक रात बिताने के बाद ये सामान्य समय का सिर्फ 1 सेकंड ही होता, इसलिए जब हम बाहर आते तो हम ठीक इसी स्थिति और समय में फंसे होते। क्या ये मुझसे रिश्ता तोड़ने का तुम्हारा तरीका है? मैंने मन ही मन सोचा और वांग चाओ की तरफ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मुझे उसकी टेलीपैथी की क्षमता का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं अभी भी उसकी सुनने की सीमा में थी। मैंने अपनी आवाज़ को हल्का फुल्का, थोड़ा मजाकिया रखने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं इसमें बुरी तरह नाकाम हो रही थी। हालांकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी और मैं इतना थका हुआ था कि अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। क्या? वांग चाओ ने मेरे दिमाग में चीख मारी। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं चेन ज़ी हान के आलिंगन में और भी गहराई से आराम महसूस करने लगा। तो हमें बाहर बंद करने का विचार आपका नहीं था? मैंने पूछा, जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि यह आपका नहीं था। लेकिन मैं चिड़चिड़ी मूड में थी और अगर कोई रियर एडमिरल झोऊ गैंगजिया पर चिल्लाकर बच सकता था तो वह वांग चाओ ही थी। 1 मिनट रुकिए, लियू वे अभी बाहर आ रही हैं, आपको अंदर आने देंगी? वांग चाओ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने संक्षिप्त जवाब दिया। मुझे इस बात से खुशी हुई। हवा तेज होने लगी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी, और अंदर पहुंचने पर मैं बेवकूफ़ लोगों पर चिल्लाने के मूड में नहीं थी। वांग चाओ मेरे लिए ये काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लगभग 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद हमने देखा कि लियू वेई हमारे सामने वाली इमारत से निकलकर पहरेदार के घर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मैं मानो उसके गुस्से की लहरें देख सकता था। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैंने उसे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। मैंने अपने बगल में खड़े लोगों से यह बात मानी। मैंने इसे सिर्फ एक बार देखा था। उसके भाई ने गेट के दूसरी तरफ खड़े आदमी की ओर देखते हुए स्वीकार किया। और यह खून खराबे में बदल गया, उसने आगे कहा, और हमने देखा कि लियू वेई ने बिना रुके एक आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। गार्ड पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन लियू वेई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गार्ड हाउस में घुसकर उसने दूसरे गार्ड को इमारत से बाहर खींचा और अपनी बंदूक निकाल ली। जब दूसरा गार्ड अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहा था, तब लियू वेई ने सीधे उसके चेहरे पर गोली मार दी और खून और दिमाग के छींटे उसके चेहरे और आसपास की बर्फ पर फैल गए। फिर भी वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। गार्ड हाउस में वापस लौटते ही गेट खुलने की आवाज़ सुनने से पहले 2 और गोलियां चलीं। लियू वेई ने द्वार पूरी तरह खुलने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे हमारे पास आ गया। चेन ज़ी हान से मुझे अलग करते हुए लियू वेई ने अपना सिर झुकाया और मेरे होठों पर एक गहरा, जोरदार चुंबन दिया, जिसमें खून का स्वाद उसके स्वाद के साथ घुल मिल गया। जो भी तुम्हें मुझसे दूर रखने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा, उसने अपना माथा मेरे माथे से टिकाते हुए कहा। मैंने बस सिर हिलाया। मेरा सिर और मेरी इंद्रियां अभी भी उस चुंबन से चकरा रही थीं। 3 जन्मों में यह मेरा पहला सच्चा चुंबन था। इससे पहले लड़कों द्वारा माथे और गालों पर दिए गए चुंबन तो गिनती में ही नहीं आते। मेरा दिमाग अभी भी उलझन में था। तभी मुझे लगा कि लियू वेई मुझे उठा रहा है। चलो तुम्हें थोड़ा गर्म कर लेते हैं, उसने मुझसे कहा और फिर पीछे खड़े 2 आदमियों की तरफ मुड़कर देखा। वांग चाओ बाद में हमारे अपार्टमेंट में हमसे मिलेगा, उसे कुछ काम निपटाने हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। चेन ज़ी हान और लियू यूजेग ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया और तीनों खुले गेट से होते हुए बेस में दाखिल हो गए।
चेन जी हान झट से गार्ड हाउस में घुसकर गेट बंद करने चला गया। लाशों के ऊपर से कदम रखते हुए उसने लीवर खींचा और जैसे ही गेट दोबारा बंद होने लगे वह तुरंत हम सबके पीछे पीछे चल दिया। क्या लाशें कोई समस्या पैदा करेगी? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, क्योंकि लियू वेई के कदम हमें प्रवेश द्वार से और दूर ले जा रहे थे। पक्का नहीं कह सकता, मैंने ईमानदारी से कहा। मतलब, ज़ॉम्बीज़ को मरे हुए लोगों का स्वाद पसंद नहीं होता। विडंबना है, पर शायद इससे उन्हें ये पता चल जाए कि यहाँ जिंदा लोग भी हैं। मैंने फैसला कर लिया था। मैंने तुरंत अपनी बैंगनी लौ निकाली और देखा कि वह उन सभी शवों को, जिन्हें मैं देख सकता था और जिन्हें नहीं देख सकता था, साथ ही बर्फ में फैले खून को भी अपनी चपेट में ले रही थी। मुझे एक पल के लिए फिर से ऐसा महसूस हुआ कि किसी की निगाहें मुझ पर टिकी हैं, लेकिन जैसे ही मैं डर से कांप उठा, वह एहसास फिर से चला गया और मुझे कमजोर और सहमा हुआ छोड़ गया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन या क्या मुझे घूर रहा है, और उस दूसरे पेट्रोल पंप से बेस तक मेरा पीछा करना, ये किसी ज़ोंबी के भोजन की तलाश करने से भी कहीं ज्यादा पेचीदा था। लेकिन मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अंदर जाकर हमें बात करनी होगी, मैंने कबूल किया। मैं ये कहना तो चाहती थी कि जो भी मेरा पीछा कर रहा है, मैं उससे निपट सकती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि लड़कों को स्थिति की जानकारी देना बेहतर होगा। इससे अगर कुछ होता है तो उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। लियू वेई ने बस हल्की सी आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। लियू यूजेग ने झटपट बेस पर स्थित अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खोला और लियू वेई और मुझे बिना रुके इमारत के अंदर जाने दिया। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे कभी पता नहीं था कि लियू वेई इतने फिट हैं कि वे बिना हॉर्न सीढ़ियां चढ़ गए और मुझे अभी भी अपनी बाहों में लिए हुए थे। लेकिन जब मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रखा तो मैं उसके भीतर उमड़ती भावनाओं को महसूस कर सकती थी। सब ठीक है, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। वह एक पल के लिए लड़खड़ाया, फिर संभलकर हमारे कमरों की ओर चल पड़ा। मैं यही हूँ, मैंने उसे आश्वस्त किया और महसूस किया कि उसने मुझे और कसकर गले लगा लिया है। अब मुझे गर्मी लगने लगी थी, सिर से पैर तक बर्फ के कपड़ों में लिपटी हुई थी, लेकिन मैं लियू वेई से मुझे नीचे उतारने के लिए नहीं कहने वाली थी। कमरे में पहुंचने पर मैं कपड़े उतार सकती थी, या जब भी वह मुझे जाने देने का फैसला करे, लेकिन उसके शरीर में हो रही हल्की सी कपकपी को देखकर मुझे नहीं लगता था कि ऐसा जल्द होने वाला है। आपको ये जानना होगा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, उसने कहा जैसे ही हम कमरा नंबर 1373 में दाखिल हुए और दरवाजा हमारे पीछे बंद हो गया। बेशक मुझे पता है, मैंने उसे आश्वस्त किया, और मुझे सच में पता था। भले ही मैं वांग चाओ से मजाक में कह सकती थी कि वह इसका इस्तेमाल मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए करेगा, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कभी नहीं होने वाला था। हम पांचों जब साथ होते थे तभी हम पूरे होते थे। मैं यह महसूस करती थी और मुझे पता था कि लड़के भी ऐसा ही महसूस करते हैं। इसीलिए हमारे बीच रिश्तों को परिभाषित करने या ऐसी किसी भी बात को लेकर कोई बहस नहीं होती थी। मैं लड़कों का उतना ही हिस्सा थी जितना वे मेरा। ये सांस लेने जितना ही स्वाभाविक था। आप मुझसे केवल एक चुनने के लिए कह सकते हैं, लेकिन यह ऐसा ही होगा जैसे मुझसे उस हवा को चुनने के लिए कहा जाए जिसने मुझे जीवित रखा या मेरे दिल को जिसने मुझे जीवित रखा। दोनों ही स्थितियों में ये चुनाव मुझे मार डालेगा। मुझे जीवित रहने के लिए उन चारों की आवश्यकता थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि हमारा रिश्ता बाहरी दुनिया को कैसा दिखता है। ये सिर्फ हमारे लिए था, कुछ खास और अलग, ठीक वैसे ही जैसे हम खास और अलग थे। और अगर उनमें से किसी को भी कुछ हुआ या किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की, तो मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा। रियर एडमिरल को हमें अलग करने में अपनी भूमिका के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा तभी होता जब वांग चाओ उस तक पहले नहीं पहुंच जाता। संपर्क सेवा की शर्तें। अध्याय 120। क्या यही तुम्हारा मुझसे रिश्ता तोड़ने का तरीका है? वांग चाओ के दिमाग में एक कोमल आवाज ने पूछा। उसके शब्द सुनते ही वह स्तब्ध रह गया, लेकिन सिर्फ उसके बोले गए शब्द ही नहीं, बल्कि उसके दिल टूटने और बेचैनी की दबी हुई भावनाएं भी उसे महसूस हुईं। क्या? उसने गुस्से से बेकाबू होकर पूछा। वह जानता था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह जानती थी कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह उससे छिप सके, और उससे रिश्ता तोड़ना तो दूर की बात थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो हमें बाहर बंद करने का विचार तुम्हारा नहीं था? कोमल आवाज फिर से आई। वह लगभग अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में एक तीव्र आवश्यकता महसूस कर रहा था,
जो उसे यह मानकर रही थी कि वह जो भी ठीक करवाना चाहे उसे ठीक कर दे। अपने सामने शक्तियों का उपयोग करना सीख रहे समूह की परवाह किए बिना वह मुड़ा और प्रशिक्षण हॉल में लियू वेई को खोजने लगा। C1, उसने चिल्लाया और उसे मनचाहा परिणाम मिला। उसने वर्षों से उस नाम का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि वह लियू वेई को उस नाम से पुकारने के परिणामों का सामना नहीं करना चाहता था। ये नाम सुनने वाले के लिए मानो मृत्युदंड के समान था। मुझे एक पल दीजिए, उसने कहा। मैं अभी लियू वेई को बाहर भेज रहा हूं ताकि वह आपको अंदर आने दे। उसने उसकी सहमति को महसूस किया, सुना नहीं, बल्कि यह समझा कि वह फिर से उनके पास रहना चाहती है। लियू वेई वांग चाओ के पास दौड़कर पहुंचा जब वह ली दाइलू से बात कर रहा था और उस नाम से पुकारे जाने पर आने वाले आदेशों का इंतजार कर रहा था। अगर इसका मतलब उसे बचाना था तो वह मृत्यु बनने के लिए भी तैयार था। कोई ली दाइलू और बाकी लोगों को बाहर रख रहा है। तुम्हें सबको समझाना चाहिए कि यह क्यों गलत है, वांग चाओ गुस्से से बोला। लियू वेई ने सिर हिलाया और जल्दी से एक जैकेट उठाकर ट्रेनिंग हॉल से निकल गया। वह इस आदेश को पूरा करने के लिए बहुत खुश था। बेस से बाहर निकाले जाने के विचार मात्र से ही लियू वेई के भीतर अंधेरा छाने लगा और उन लोगों के बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया जिन्होंने सोचा था कि यह एक अच्छा विचार होगा। वांग चाओ को सारी औपचारिकताएं संभालने के लिए छोड़कर उसने अपना पूरा ध्यान अपनी प्रेमिका तक जल्द से जल्द पहुंचने पर केंद्रित कर लिया। जो भी उसके रास्ते में आए, भगवान ही उसका भला करे। अपनी कमर पर बंधी होल्स्टर से बंदूक निकालते हुए उसने चैम्बर और मैगजीन की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पूरी तरह से भरी हुई है। उसे नहीं पता था कि उनके बीच कितने लोग खड़े हैं, लेकिन अगर गोलियां काफी नहीं होती तो वह उनके धड़कते हुए दिलों को निकाल कर रख देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या हो रहा है? रियर एडमिरल झोउ गैंगजिया चिल्लाए जब वे वांग चाओ के पास पहुंचे, जो उस समूह से दूर चला गया था जिसे वह प्रशिक्षित कर रहा था। शायद मुझे आपसे पूछना चाहिए, रियर एडमिरल, वांग चाओ ने जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, दूसरा आदमी वांग चाओ के बिल्कुल करीब आकर बोला। मुझे पता है कि आपको और लियू वेई को दूसरों को उनकी शक्तियों का उपयोग करना सिखाना था, लेकिन अब लियू वेई जा चुके हैं और आप लोग ये पाठ जारी नहीं रख रहे हैं, उसने आगे कहा। रियर एडमिरल खुश नहीं थे। उन्हें इन शक्तियों का महत्व समझने में कुछ घंटे लगे थे, लेकिन अब जब उन्हें समझ आ गया था तो वे प्रशिक्षण में और देरी नहीं चाहते थे। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? वांग चाओ ने एक हाथ जेब में डालते हुए और दूसरे हाथ से अपनी जांघ पर धीरे से थपथपाते हुए पूछा। उसके चेहरे पर जो मुस्कान उभर रही थी वह संतोष की मुस्कान नहीं थी। सीधे सीधे बता दो कैप्टन, झोउ गैंगजिया ने गुस्से से कहा, ईमानदारी से यह जाने बिना कि किस बात ने इस आदमी को इतना गुस्सा दिलाया होगा, लेकिन साथ ही उसे परवाह भी नहीं थी। मैं जनरल हूँ, वांग चाओ ने जवाब दिया, और यह पद आपसे ऊंचा है, रियर एडमिरल, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपना रवैया बदलें और मुझसे वैसे ही बात करें जैसे आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करते हैं। वांग चाओ को अपने पद की कभी परवाह नहीं थी। उनके लिए तो यह महज एक सिरदर्द था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे किसी के द्वारा अपने पद का अपमान बर्दाश्त कर लेंगे। अपनी पत्नी का अपमान करना तो दूर की बात है। वांग चाओ की बातें सुनकर झोउ गैंगजिया दंग रह गया। उसके मन में वांग चाओ हमेशा से वही कप्तान था जिसकी उसने वर्षों तक कमान संभाली थी, न कि कोई ऐसा अधिकारी जो उससे उच्च पद पर हो। इतना ही नहीं, इस समय वह इस अड्डे पर सर्वोच्च पद पर था। यहाँ कई अन्य अधिकारी भी थे जिनसे वह परामर्श करता था, लेकिन वे उससे निचले पद के थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, महोदय, उसने दांत पीसते हुए कहा। सामने खड़े व्यक्ति को प्रभु कहना उसके लिए सचमुच घुटन भरा था। क्या तुमने ली दाइलू, लियू यूजेग या चेन ज़ी हान को अड्डे में प्रवेश न करने का आदेश दिया था? वांग चाओ ने पूछा। उसका हावभाव कुछ शांत सा लग रहा था। वे नागरिक हैं, हम यहाँ रहने की इच्छा रखने वाले हर नागरिक को स्वीकार नहीं कर सकते, उसने हवा में हाथ लहराते हुए कहा, मानो उसे इस बात से कोई लेना देना ही ना हो कि उन लोगों को अड्डे पर आने की अनुमति दी जाए या नहीं। मैं समझ गया, वांग चाओ ने अपने सामने खड़े आदमी को गौर से देखते हुए कहा। यह आदमी वैसा नहीं था जैसा उसे याद था, और 10वीं बार उसने सोचा कि क्या 1 महीने पहले उसे बचाने जाना उसका सही फैसला था। तो अब हम एक गतिरोध पर आ गए हैं, उसने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। न केवल मुझे अब एक आम नागरिक माना जा रहा है, बल्कि आपने मेरी पत्नी को उसके वर्तमान घर से बाहर निकालने का जिम्मा भी खुद ले लिया है। पत्नी? झोउ गैंगजिया चीख उठा। मुझे लगा कि वह लियू वेई के साथ है, उसने स्वीकार किया।
मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वांग चाओ ने कहा। उसके अंदर की हर भावना उस आदमी के दिमाग में फूटने और उसके गहरे, काले रहस्यों को उजागर करने के बाद उसे मार डालने के लिए बेताब थी। मैंने उसे पकड़ लिया। उसके दिमाग के भीतर से एक धीमी आवाज आए और वान चाओ थोड़ा सा आराम कर सका। ली दायलू के सुरक्षित होने का पता चलने के बाद उसका मन अब रियर एडमिरल की मौत की कामना नहीं कर रहा था। क्या वह ठीक है? उसने पूछा। उसे इस सवाल का जवाब अपनी अगली सांस से भी ज्यादा जानने की जरूरत थी। वह ठीक है। ठंड लग रही है, पर ठीक है, उसने उसे आश्वस्त किया। राहत की सांस लेते हुए वान चाओ ने हल्की सी आह भरी। मैं ये काम खत्म करते ही वहां आ जाऊंगा। उसके लिए हॉट चॉकलेट जरूर ले आना, उसने कहा और महसूस किया कि लियू वेई ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे हमारी रानी की देखभाल करने का तरीका भली भांति पता है, उन्होंने दोनों पुरुषों के बीच का संबंध समाप्त करने से पहले कहा। मुझे डर है कि आपको गार्ड हाउस में एक नई टीम तैनात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि पुरानी टीम के सभी लोग अब तक मर चुके होंगे, वान चाओ ने सामने खड़े आदमी को देखते हुए जोर से कहा। लियू वेई जल्दबाजी में अपनी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए नहीं जाने जाते, इसलिए उन्हें खून और लाशों को साफ करने के लिए कुछ सामान लाना पड़ सकता है। क्या? झो गैंगजिया चिल्लाए। वह देश की सेना के सदस्यों को कैसे मार सकता है? क्योंकि अब कंट्री के नाम की कोई सेना नहीं है और वे उसके और मेरी पत्नी के बीच में थे, वांग चाओ ने शांत भाव से कहा और उन तथ्यों की ओर इशारा किया जिन्हें रियर एडमिरल समझने से इनकार कर रहे थे। कंट्री की सेना हमेशा रहेगी, जवाब आया। वान चाओ ने उस आदमी को नज़रअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा, क्योंकि वह एक ही बात पर बार बार बहस में नहीं पड़ना चाहता था। अपनी सारी गड़बड़ सुधार लो, वरना हम कल चले जाएंगे और तुम्हारे आदमियों को कुछ सिखाने वाला कोई नहीं बचेगा, वांग चाओ ने धमकी दी। वह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब उसकी छोटी बेटी अपने अपार्टमेंट में उसका इंतजार कर रही थी, तो वह यहाँ खड़ा नहीं रह सकता था। वह महसूस कर सकता था कि इस समय उसे हर किसी की कितनी ज़रूरत है। तुम रुकोगे? झो गैंगजिया चिल्लाया जब वान चाओ हॉल से बाहर चला गया। उसे ली दायलू और उसके भाइयों के अलावा किसी और की या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि आप एक समझदारी भरा फैसला लेंगे, उसने हाथ हिलाकर विदाई देते हुए जवाब दिया। वह किसी तरह हॉल से बाहर निकलकर सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया था कि तभी किसी ने उसकी कमीज के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। संकरी सीढ़ी पर घूमते हुए उसने अपने सामने खड़ी महिला को घूरकर देखा। मुझे फिर कभी मत छूना, उसने गुस्से से कहा। उसे वैसे भी किसी का छूना पसंद नहीं था, लेकिन अब जब उनकी रानी उनके जीवन में आ गई थी, तो उसे किसी और के द्वारा छुआ जाना और भी ज्यादा नापसंद था। आपको हमारी मदद करनी होगी, झाओ जियाली ने विनती करते हुए कहा। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ कि अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो पापा आपको और आपके परिवार को अकेला छोड़ देंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी या तुम्हारे पिता की जरा भी परवाह है? वान चाओ ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा। दुनिया के अंत से पहले भी मुझे उनकी परवाह नहीं थी और अब तो और भी कम है। ये दुनिया का अंत नहीं है, बस बिजली चली गई है, उसने जिद करते हुए फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। और तुम जानते हो पापा कैसे हैं, अगर तुम मेरी मदद कर सकते थे और तुमने मना कर दिया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। जरूर, वान चाओ ने सिर हिलाते हुए कहा। अब उसका पूरा ध्यान सीढ़ियों से नीचे आ रहे व्यक्ति पर केंद्रित था। फिर जब तुम अपने पिता से संपर्क कर पाओगे तब मैं तुम्हारी परवाह करना शुरू करूंगा। लेकिन पापा, उसने आगे कहा, क्या वह तुम्हें डैडी कह रही है? या इस उम्र की कोई महिला अभी भी अपने पिता को डैडी कह रही है? क्योंकि चाहे जो भी हो, मैं किसी की अजीबोगरीब पसंद को गलत नहीं मानता, लेकिन मैं इसे स्वीकार भी नहीं करता। उसके पीछे से एक देवदूत जैसी आवाज आई। एक बार फिर घूमकर उसने अपने पीछे खड़ी अपनी छोटी बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया। वह मुझे कभी पापा नहीं कहेगी, उसने उसके कान में गहरी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारे लिए शायद मैं एक अपवाद कर दूं, उसने वादा किया। वीनियर्स। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।